नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक राजा के अहंकार और एक महात्मा के श्राप ने उसकी पूरी जिंदगी को एक ऐसे भयानक मोड़ पर ला खड़ा किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी आपको बताएगी कि घमंड का फल कितना कड़वा होता है और इंसान को अपने कर्मों का हिसाब इसी धरती पर कैसे चुकाना पड़ता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे KTV स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह हमें और भी अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर हुआ करता था जिसका नाम जगदीशपुर था। उस नगर के लोग दिल के बहुत अच्छे, शांत स्वभाव के और संतुष्ट थे। वे अपने यहाँ आने वाले अतिथियों को देवताओं की तरह पूजते थे और उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। जो भी राहगीर एक बार इस नगर से गुजरता वह इसे हमेशा याद रखता। मगर उस नगर पर राजा शमशेर सिंह नाम के एक घमंडी और क्रूर राजा का राज्य था। राजा हमेशा अहंकार से भरा रहता था और नगरवासी उससे बहुत डरते थे। वह इतना जालिम था कि लोग उसकी आहट सुनते ही छिप जाते थे और जब वह सड़क पर निकलता था तो उसके डर से लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। कारण यह था कि राजा अपनी आंखों के सामने किसी का सर उठा नहीं देख सकता था। वह अपने घमंड की आग में पूरे नगर को जलाता रहता था और बिना वजह अपने पड़ोसी राजाओं को परेशान करता रहता था। जो राजा कमजोर होते थे, शमशेर सिंह उनकी जमीन, जगह और जंगल हड़पने लगता था। कहते हैं ना, जिसे बेईमानी की लत लग जाती है वह अपना पराया नहीं देखता, किसी को भी धोखा दे सकता है। लोभी के लिए कोई मंदिर या देवालय मायने नहीं रखता, वह देवी देवता नहीं देखता। साधारण पत्थर हो या पवित्र स्थान, उसे गंदा करने से वह नहीं चूकता। धीरे धीरे राजा अपने मित्रों और रिश्तेदारों पर भी आक्रमण करके उनका राज हड़प लेता था। उसे युद्ध करने और राजाओं को हराकर अपने अधीन करने में बहुत मजा आता था। एक बार राजा शमशेर सिंह अपने नगर के अंतिम छोर की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए गया। वह अपने सैनिकों के साथ सीमा से सटे रास्ते पर चला जा रहा था। उस जमाने में हर राज्य की एक सीमा होती थी जिसका हर राजा बड़ी पैनी नजर से निरीक्षण करने जाता था, क्योंकि कमजोर राजा जिनके पास ताकत नहीं होती थी वे छल से दूसरे राज्य की सीमा बढ़ा देते थे। जब राजा शमशेर सिंह अपने राज्य के अंतिम छोर की सीमा का निरीक्षण कर रहा था तो कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे पड़ोसी राज्य में एक अत्यंत सुंदर लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखते ही राजा शमशेर सिंह का मन मचल उठा। उसकी काम इच्छा धधक उठी। वह तुरंत उसी जगह पर रुक गया और उस लड़की को देखने लगा। जब लड़की ने राजा की ओर देखा तो उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन वह लड़की भी राजा को ध्यान से देखने लगी। दरअसल राजा शमशेर सिंह का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। इसका कारण यह था कि कोई भी राजा उसे अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। आसपास के राजाओं को पता चल चुका था कि शमशेर सिंह दीमक की तरह है, वह जिसके साथ रहेगा उसका पतन होना तय है। इसलिए सभी राजा उससे सतर्क रहते थे। जब शमशेर सिंह ने उस लड़की को देखा तो उसकी इच्छा उससे विवाह करने की हुई। राजा अपने महल वापस आया और तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आज भ्रमण के दौरान हमने जिस लड़की को देखा है, आप तुरंत उसका पता लगाएं और उससे मेरे विवाह की बात चलाएं। हमें उस लड़की से प्रेम हो गया है, हम जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहते हैं। आप तुरंत उसका पता लगाएं। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर उस लड़की के बारे में जानकारी लेने चला गया। अगले दिन मंत्री राजा के दरबार में आया। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मैंने आपको जो जरूरी काम सौंपा था उसका क्या हुआ? मंत्री बोला, महाराज, मैंने उस लड़की के बारे में पता लगा लिया है। वह हमारे पड़ोसी राज्य पारुल नगर के राजा श्री उदय प्रताप की राजकुमारी रिंकुमती है। राजा शमशेर सिंह बहुत खुश हुआ और बोला, यह तो बड़ी खुशी की बात है कि वह हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है। तुम तुरंत हमारे गुप्तचर से राजा उदय प्रताप के पास विवाह का प्रस्ताव भिजवाओ। मंत्री ने झुककर कहा, महाराज, आपसे क्षमा चाहता हूं, परंतु एक समस्या है। राजा आक्रोश में बोला, मंत्री जी, आपको पता होना चाहिए कि हमें परंतु, लेकिन या वैसे जैसे शब्द सुनना पसंद नहीं है। आप हमारे राज्य दरबार की तौहीन कर रही हैं।
मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे पता था, इसीलिए मैंने अपनी बात रखने से पहले ही आपसे क्षमा याचना कर ली थी। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप अपनी बात खुलकर बताएं। आखिर किस कारण से आप हमारे विवाह का प्रस्ताव नहीं भिजवा सकते? मंत्री बोला, महाराज, राजा उदय प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह सागर के राजकुमार के साथ तय कर दिया है और उनका विवाह परसों ही होना है। महाराज, आपने अपने प्रेम में थोड़ी देरी कर दी है। अगर अब हम राजा उदय के पास आपका विवाह प्रस्ताव भिजवाते हैं तो यह हमारे राज्य की मूर्खता मानी जाएगी। महाराज, नियम के अनुसार उस लड़की की शादी तय हो चुकी है। अब वह सागर के राजकुमार की पत्नी बनने वाली है। ऐसे में राजा उदय प्रताप हमारा प्रस्ताव कभी नहीं मानेंगे। राजा शमशेर सिंह क्रोधित होकर बोला, अरे मंत्री, तुम बिल्कुल मूर्ख इंसान हो। मैंने तुम्हें अपना मंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। एक मंत्री का क्या कर्तव्य होता है तुम्हें अच्छे से मालूम नहीं। एक मंत्री अपने राजा के लिए जान दे देता है, तुम्हारी तरह कायरता वाली बात नहीं करता। तुम इस दरबार में मंत्री के लायक नहीं हो। मंत्री, तुम शायद भूल रहे हो कि पिछले साल ही हमारी सेना ने राजा उदय प्रताप के राज्य पर कब्जा कर लिया था, परंतु मेरे कोमल हृदय के कारण मैंने राजा उदय प्रताप को आजाद कर दिया था और तुम उसी राजा उदय प्रताप की चापलूसी मुझसे कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी मंत्री पद से हटाता हूं, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर और भड़के तुम यहां से तुरंत चले जाओ। मंत्री राजा का पागलपन जानता था। वह तुरंत राज दरबार छोड़कर चला गया। राजा ने अपने सेनापति को अपना नया मंत्री घोषित कर दिया। राजा ने अपने नए मंत्री से बोला, मंत्री जी, आप तुरंत राजा उदय प्रताप के पास हमारा संदेश भिजवाए। नया मंत्री अहंकार से बोला, महाराज, हमें किसी से कोई संदेश नहीं भिजवाना है। हम लोग कल ही राजा उदय प्रताप के राज्य में चलेंगे और उनके सामने ही अपनी बात रखेंगे। महाराज, उदय प्रताप में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपकी बात को टाल सके। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। राजा अपने दरबारियों को देखकर बोला, देखो दरबारियों, मंत्री इसे कहते हैं, न कि दुश्मन की चापलूसी करने वाले को कहते हैं। हमारा पुराना मंत्री बिल्कुल ही धूर्त था। अच्छा हुआ जो हमने उसे तुरंत यहां से भगा दिया। अगले दिन राजा अपने मंत्री के साथ राजा उदय प्रताप के यहां उनसे मिलने चला गया। राजा उदय प्रताप ने जब देखा कि शमशेर सिंह उसके दरबार में आया है तो वह काफी डर गए। वह मन ही मन सोचने लगे, इस शादी विवाह के समय में यह क्रूर राजा यहाँ क्यों चला आया? कहीं यह राजा मुझसे लड़ने तो नहीं आया है? वह खड़े होकर बोले, महाराज शमशेर सिंह का हमारे महल में स्वागत है। शमशेर सिंह बोला, राजा प्रताप, हम आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। कृपया आप हमें एकांत जगह पर ले चलें। राजा उदय प्रताप अपने साथ शमशेर सिंह और उसके मंत्री को अपने कक्ष में ले गए। शमशेर सिंह बोला, महाराज उदय प्रताप, आप मेरे अधीन राजा हो। आपको तो यह पता ही होगा। मैं आपके यहाँ अपना रिश्ता जोड़ने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ मेरा संबंध युगों युगों तक जुड़ जाए। राजा उदय ने घबराकर कहा, महाराज, मैं आपकी बात नहीं समझा। मेरा और आपका संबंध तो पहले से ही जुड़ा है। आप मुझे साफ साफ विस्तार से बताएं। राजा शमशेर बोला, राजन, मैं एक दिन आपके राज्य से सटी सीमाओं का निरीक्षण करने आया था। वहां निरीक्षण करने के दौरान मुझे आपकी राजकुमारी रिंकुमती नजर आई। मुझे पहली नजर में ही आपकी पुत्री से प्रेम हो गया और मैंने उन्हें अपनी पत्नी मान लिया। परंतु मुझे पता चला है कि आप कल उनकी शादी सागर राज्य के राजकुमार से कर रहे हैं। शमशेर सिंह ने धमकी भरे अंदाज में कहा, राजन, मैंने आपकी पुत्री को अपनी पत्नी मान लिया है और हमारे पूर्वजों के समय से यह चला आ रहा है कि हम अपने घर की स्त्रियों पर आंच आने से पहले उस आंच को अपनी आक्रोश की आंधी में उड़ा देते हैं। राजा, भलाई इसी में है कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दें, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। राजा उदय प्रताप ने जब इतना सुना तो उनके होश उड़ गए। वह जानता था कि यह राजा बहुत ही क्रूर है, यह कुछ भी कर सकता है। राजा उदय ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे महाराज, आप बेवजह मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? भला मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपके खिलाफ जाऊं? कल मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे कर दूंगा। आप निश्चिंत होकर यही आराम कीजिए। राजा शमशेर सिंह और उसका मंत्री वही आराम करने लगे। तभी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज,
हमें सावधान रहना होगा। हो सकता है कि यह उदय प्रताप हमारे साथ कोई षड्यंत्र रचे। हमें सतर्क रहना चाहिए। मंत्री का अंदाजा सही था। भला कोई पिता अपनी बेटी का विवाह किसी से बलात् कैसे करा सकता है? उधर राजा उदय प्रताप अपनी योजना बना रहा था कि आज रात में धोखे से शमशेर सिंह का काम तमाम कर देंगे। तभी राजा उदय प्रताप का गुप्तचर आया और बोला, महाराज, आपके लिए सागर के राजा ने एक संदेश भिजवाया है। अगर आप अपनी बेटी का विवाह सागर के राजकुमार से करना चाहते हैं तो आप अपने राज्य का आधा राजपाट अब भी राजकुमारी को सौंप दें। तभी सागर के राजकुमार कल आपके यहाँ बारात लेकर आएंगे, नहीं तो बारात नहीं आएगी। राजा प्रताप अभी एक जाल में फंसा ही था, तभी उस पर दूसरा जाल आ गिरा। वह मन में सोचा, मेरी कोई संतान नहीं है सिवाय मेरी बेटी के, और यह सागर राज्य के राजा भी जानते हैं, परंतु उन्हें मेरी बेटी से रिश्ता नहीं करना है, बल्कि उन्हें तो मेरे राज्य का लालच है। उससे तो अच्छा शमशेर सिंह है, जो मेरी बेटी के प्यार में मुझसे लड़ने के लिए चला आया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप तुरंत जाएं और राजा शमशेर का खातिरदारी शुरू कर दें। हमें अपनी बेटी का विवाह करना है, सौदा नहीं। उन्होंने गुप्तचर से कहा, गुप्तचर, तुम सागर के राजा के पास संदेश भिजवा दो कि अगर वह हमारे राज्य में कहीं दिखने भी नहीं चाहिए, विवाह तो बहुत दूर की बात है। उधर मंत्री दासों और दासियों को लेकर राजा शमशेर के कक्ष में चला गया और उन सभी को उनकी सेवा में लगा दिया। अगले दिन धूमधाम से राजा शमशेर सिंह और राजकुमारी रिंकुमती का विवाह हुआ। राजा शमशेर अपनी पत्नी को लेकर महल चला आया। रानी रिंकुमती के आने के बाद राजा के जीवन में कुछ बदलाव तो आया, मगर जैसे रस्सी के जलने के बाद भी उसकी ऐंठन नहीं जाती, उसी प्रकार राजा के अंदर घमंड का थोड़ा दोष रह गया था। वह अपने आसपास के राजाओं को रोज नाकों चने चबवाता और उनके राज्य पर कब्जा कर लेता। रानी रिंकुमती को यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अन्य विजित राज्यों की रानियों को अपने महल में बुलवाकर उन्हें सम्मान के साथ सिर छुपाने की जगह देती थी, परंतु राजा शमशेर की हड़प नीति रानी से छुड़ाई नहीं छूट रही थी। जगदीशपुर नगर से सटा हुआ एक जंगल था, जिसमें एक महात्मा रहते थे। वह महात्मा एक सिद्ध संत थे। उन्होंने 16 वर्ष तक जल त्याग कर बहुत बड़ी तपस्या की थी, जिसके कारण संत के पास बहुत बड़ी सिद्धि थी। संत के मुख से निकली बात बिल्कुल सत्य होती थी। नगर के लोग अपना दुख दर्द संत के पास लेकर आते थे, और जब लौटते थे तो उनका दुख दर्द आश्रम में ही रह जाता था, जिसके कारण संत की चर्चा पूरे नगर में थी। परंतु राजा को इस बात की भनक भी नहीं थी। कारण था, राजा अपने घमंड के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। एक दिन राजा शमशेर सिंह किसी पड़ोसी राजा पर चढ़ाई करने जा रहा था। अभी वह एक जंगल से गुजर रहा था, तभी उसका ध्यान उस महात्मा पर गया। महात्मा जी अपनी सुंदर पत्नी के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनकी पत्नी उनसे बहुत सटकर बैठी थी। राजा ने जब यह देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगा, हमारे राज्य में ऐसा महात्मा पद भ्रष्ट कैसे हो सकता है? अपनी ही बेटी से ऐसे सटकर बात कर रहा है जैसे वह उसकी बेटी न हुई बल्कि पत्नी हो। वह घमंड में चूर महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा, तुम्हें अपनी बेटी से इश्क फरमाना अच्छा लगता है? तुम बहुत नीच महात्मा हो। तुम यह धर्म का चोला पहनकर इस जंगल में गंदे आचरण कर रहे हो। महात्मा बोले, राजन, तुम जाओ। बिना सोचे समझे किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, परंतु इसमें तेरा कोई दोष नहीं। तुमने अपना विवेक खो दिया है। सीधे सादे और शक्तिहीन राजाओं को दबाकर गलत तरीके से उनकी राजकुमारियों को बलात् पत्नी बना रहा है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। महात्मा राजा को जानते थे। वह राजा से बोले, राजन, तुम अपना राज्य संभालो। मेरे विषय पर तुम्हें चिंतन करने की जरूरत नहीं है। राजा बोला, महात्मा, तुम खुद पथभ्रष्ट होकर मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि मैं एक राजा हूं और हमारे राज्य में मेरी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ जीव जंतु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही विचरण करते हैं। मेरे नियम के विरुद्ध चलने वाले को मैं तुरंत मृत्यु दंड दे सकता हूँ। महात्मा बोले, राजन, चुपचाप जाओ, मुझे गुस्सा न दिलाओ। तुम्हारा मृत्यु दंड तुम्हारे नगर के लोगों पर लागू होता है। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम मेरा बाल भी बांका कर सको।
मृत्युदंड तो बहुत दूर की बात है। राजा बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हें यह बताना ही होगा कि अपनी बेटी से इश्क क्यों फरमा रहे थे। क्या एक संत का यही आचरण होता है? तुम संत नहीं, चोले में एक पापी हो। इसके लिए तुम्हें दंडित क्यों न किया जाए? मैं तुम्हें अभी अपनी तलवार से काट डालूंगा। महात्मा बहुत क्रोधित हो गए और राजा को शाप दे डाला। मूर्ख, मेरे ऊपर बिना सोचे समझे दोषारोपण कर रहा है, तो आने वाले समय में तू खुद अपनी ही बेटी से इश्क फरमाएगा और उससे विवाह करेगा। मूर्ख, जिसे तू मेरी बेटी समझ रहा है वह मेरी बेटी नहीं, पत्नी है, और पत्नी के साथ इश्क फरमाने वाले को भगवान भी दंडित नहीं कर सकते। मैंने इस स्त्री के साथ पानी ग्रहण कर इसे अपनी धर्म पत्नी बनाया है। तेरी तरह अन्य राजाओं की रानियों को अपने महल में बिना विवाह के नहीं रखा हो। तू तो एक घमंडी पागल राजा है। जा, यहां से चला जा, मुझे और क्रोधित मत कर। राजा का तो जैसे नशा ही उतर गया था। वह सोचने लगा कि मैंने इतनी बड़ी भूल क्यों कर दी। महात्मा पर झूठा लांछन लगा दिया और महात्मा ने श्राप दे डाला। महात्मा का श्राप कभी निष्फल नहीं हो सकता। महात्मा ने कह दिया है कि मेरा विवाह मेरी ही बेटी से होगा तो होकर रहेगा, इसका कोई काट नहीं है। राजा दूसरे राजा पर आक्रमण का विचार छोड़ अपने महल वापस आ गया। उधर महात्मा की पत्नी ने महात्मा से कहा, आपको राजा पर क्रोधित नहीं होना चाहिए था। उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि हम पति पत्नी हैं। तुम यहां नहीं आते इसलिए नहीं जानते हो। राजा ने अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया तो कलंकित हो जाएगा, उसके नाम पर लोग थूकेंगे। आप उसके श्राप को बदल डालिए। किसी पिता को इतना खतरनाक श्राप नहीं देना चाहिए। महात्मा बोले, मेरा श्राप तो अटल है। राजा का विवाह तो उसकी अपनी बेटी से होकर रहेगा, परंतु तुम कहती हो तो थोड़ा फेर बदल कर देता हो। उन दोनों का कभी मिलन नहीं हो पाएगा। इस बात की जानकारी सुहागरात से पहले राजा को हो जाएगी। दरअसल ये विधि का विधान है। मैं तो एक जरिया हूं, राजा को अपने कर्म का फल मिलकर ही रहेगा। धरती पर जितने घमंडी लोग हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भगवान इसी धरती पर नरक का आभास करा देते हैं। इधर राजा काफी भयभीत था। राजा की सारी हेकड़ी निकल गई थी। वह बहुत चिंता में था। मनुष्य का मन मिजाज का कोई भरोसा नहीं। दिल की बात तो और भी अलग है। नींद यदि आ जाए तो वह यह नहीं देखती कि आदमी मखमली पलंग पर सोया है या फिर पथरीली जमीन पर। उसके पलंग पर गद्दे लगे हुए हैं या फिर टूटी खाट है। सच ही कहा गया है कि प्यार न देखे जात को जात, नींद न देखे टूटी खाट। मनुष्य अपनी जिंदगी में कब कहां कौन सी गलती कर जाए उसे खुद पता नहीं होता। तभी तो राजा ने महात्मा से पंगा ले लिया था। राजा की उदासी देखकर उसकी महारानी रिंकुमती बहुत परेशान हुई। वह राजा के पास आई और चिंता भरे स्वर में बोली, राजन, आप उदासी क्यों है, जबकि कभी आप उदास नहीं रहते थे? आखिर कारण क्या है? राजा ने रानी को बताया, आज मुझसे अनजाने में आदतवश बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जंगल में गया था। एक महात्मा जंगल में निवास करते हैं। महात्मा बहुत वृद्ध हो चले हैं, जबकि उनकी पत्नी अभी बिल्कुल जवान है। महात्मा अपनी पत्नी से प्रेम वार्ता कर रहे थे। मैंने उन्हें उस अवस्था में देख लिया। मेरी मति मारी गई थी। मैंने समझ लिया कि महात्मा अपनी बेटी से ही इश्क फरमा रहे हैं। मैंने इस बात पर बिना सोचे समझे महात्मा पर लांछन लगा दिया। महात्मा क्रोधित हो मुझे श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारी अपनी पत्नी बनेगी। रानी बोली, महाराज, यह तो अनर्थ हो जाएगा। आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। राजा बोला, यही बात सोचकर तो मैं बहुत परेशान हूं। वह सिद्ध महात्मा है, उनकी वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। रानी बोली, महाराज, इस दुनिया में ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपने ऊपर संयम रखिए और उन रानियों के पास कभी न जाए जो आपके शत्रुओं की बेटियां हैं, जिन्हें आप जीत कर लाए हैं। वे आपकी विवाहिता स्त्रियां नहीं है, वे आपको धोखा दे सकती है। मैं आपकी विवाहिता स्त्री हूं। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं कभी बेटी को जन्म नहीं दूंगी। यदि बेटी पैदा हो ही गई तो हम उसे जिंदा दफन कर देंगे। राजा बोला, रानी, एक तुम पर ही हमें विश्वास है और रानियों पर मैंने कभी भरोसा ही नहीं किया। अब मैं आपको छोड़ अन्य किसी रानी के पास नहीं जाऊंगा। राजा अब अन्य रानियों को छोड़ केवल महारानी के पास ही रहने लगा। समय के साथ रानी गर्भवती हुई। राजा रानी पर विशेष नजर रखने लगा।
कई वैद्य और दासियां सेवा में लगा दी गई। समय गुजरता गया। जब 9वां महीना आया तो रानी ने एक बहुत खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। रानी उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गई, परंतु जब उन्हें ख्याल आया कि यदि यह जिंदा रही तो मेरे पति के कलंक का कारण बन जाएगी, महात्मा की वाणी सत्य हो जाएगी, तो रानी ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी दासी से राजा को खबर भिजवाई कि राजा जल्दी रानी के कक्ष में पधारें। राजा को भी अनहोनी की शंका हुई। राजा जब रानी के कक्ष में गया तो रानी ने बताया कि मुझे बेटी हुई है, आप जल्द से जल्द बेटी को ठिकाने लगाने का प्रबंध करें। चूंकि राजा अपने दरबारियों और दास दासियों के सामने बेटी की हत्या नहीं करना चाहता था, तो राजा रानी ने ही फैसला किया कि बिना किसी की सहायता के हम दोनों बेटी को जमीन में जिंदा दफन कर देंगे। आधी रात में राजा रानी अपनी बेटी को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकले और बाहर खुले मैदान में चलते गए। उन्हें किसी के आने की आहट मिली तो एक जगह गड्ढा बना था, उसी में छिपकर बैठ गए। राजा ने कहा, यहाँ की मिट्टी मुलायम है, हम इसी मिट्टी में बेटी को जिंदा दफन कर देते हैं। बाहर जंगल में जाने पर किसी ने देख लिया तो सामने तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर पीठ पीछे बहुत बदनामी हो जाएगी। रानी ने भी वहीं दफनाने की हाँ भर दी। राजा रानी वही बेटी को मिट्टी में दबाकर महल में वापस चले आए। राजा रानी ने बहुत राहत की सांस ली। सुबह में मिट्टी निकालने वहां एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ आया। दरअसल वह गड्ढा कुम्हार ने ही बनाया था। कुम्हार कई वर्षों से उसी स्थान से मिट्टी ले जाता था, उस मिट्टी से घड़ा बनाता और राज दरबार एवं नगर में बेच देता था। जब पति पत्नी वहां मिट्टी लेने पहुंचे तो मिट्टी के अंदर से उन्हें कुछ सांस लेने की आहट सुनाई पड़ी। दोनों दंपति ध्यान से देखने लगे तो वहां कुछ मिट्टी खुदी हुई थी। उन्होंने वहां की मिट्टी हटाई तो हैरान रह गए। वहां किसी ने एक बहुत सुंदर लड़की को जिंदा दफना दिया था। जिसे भगवान नहीं मारना चाहते उसकी दुनिया क्या बिगाड़ सकती है। जिसे भगवान मारना चाहते हैं तो एक ठोकर लग जाने पर भी गिरकर मर जाता है, और जिसे बचाना चाहते हैं तो आग के बीच से भी जिंदा बचकर निकल आता है। कुम्हार ने सोचा, भगवान भी क्या खूब लीला रचाते हैं, किसी को संतान ही नहीं देते और किसी को इतना दे देते हैं कि उसे जिंदा दफनाना पड़ता है। चूंकि दोनों की कोई संतान नहीं थी तो वे बहुत खुश हुए। बच्ची को उठाकर घर ले गए और बच्ची का लालन पालन करने लगे। दोनों खुश थे कि भगवान ने हमें बेटी दे दी है। बेटी बहुत सुंदर और चंचल थी। जिस चीज में हाथ लगा देती वह चीज सोने की बिक जाती। चूंकि कुम्हार का काम घड़ा बनाना और बेचना था तो उसे मिट्टी लाना, फिर उसे मुलायम बनाना, फिर उससे कच्चा घड़ा बनाना, फिर उसे उपली और लकड़ी की भट्टी में पकाना, फिर घड़ा तैयार होने पर बेचना। इस तरह उसे बहुत समय लग जाता था, तो उसने बेटी को भी घड़े बनाना सिखा दिया। कुम्हार ने बेटी का नाम अंजलि रखा था। अंजलि ने बहुत कम समय में घड़े बनाने के गुण सीख लिए। उसके हाथ में भगवान ने जादूगरी भर दी थी कि वह जो भी घड़ा बनाती गजब का सुंदर बन जाता। मजबूत भी इतना कि जोर से जमीन पर गिर जाने के बाद भी घड़ा नहीं फूटता। यानी अंजलि के बनाए घड़े हाथों हाथ बिक जाते। अब स्थिति यह बन गई कि जिन्हें अंजलि के हाथ के घड़े पसंद थे या उसके हाथ के बने घड़े ही लेना चाहते थे तो उसे लेने के लिए 1 माह पहले आदेश देना पड़ता था। मांग इतनी बढ़ गई कि कुम्हार आपूर्ति नहीं कर पा रहा था। ऊपर से लड़की अभी 10-12 साल की थी तो ज्यादा मेहनत भी नहीं कर पाती थी। वैसे धीरे धीरे अंजलि के घड़े की चर्चा राज दरबार तक गई, दूसरे राज्य के राजाओं तक भी गई। तो अन्य राजा अपने दरबार के लिए अंजलि के हाथ के घड़े की मांग करते और घड़े की खूबियों के चलते अच्छा मूल्य भी देते। बाहर के राज्य में ऊंचे मूल्य पर घड़े बिकने लगे। कुम्हार अपने राज्य के लोगों और राज दरबार में आपूर्ति कर ही नहीं पाता था। किसी ने इसकी शिकायत राजा से कर दी कि महाराज, कुम्हार रहता तो हमारे राज्य में है, परंतु घड़ा दूसरे राज्य के राजाओं को बेचता है। राजा बोला, इसमें कौन सी बुरी बात है, तुम लोग दूसरे कुम्हार से घड़े खरीद लो। राजा अंजलि के हाथ के गुणों से अनजान था। तब शिकायतकर्ता ने बताया कि महाराज, कुम्हार की बेटी कोई साधारण घड़ा नहीं बनाती। उसके बनाए घड़े का जल बहुत शीतल होता है और उसके घड़े साधारण ठोकर से टूटते नहीं। राजा ने कहा, ऐसी क्या जादूगरी है उसकी लड़की के हाथ में? मंत्री, जाकर पता करो और कुम्हार को 100 घड़े तैयार करने का आदेश दे आओ। मंत्री कुम्हार के पास गया, मगर उस वक्त कुम्हार घर पर नहीं था। वह दूसरे राज्य में घड़ों की आपूर्ति करने गया था।
मंत्री ने लड़की से राजा के आदेश के बारे में बताया तो लड़की बोली, घड़ा बेचने का काम मेरे पिता करते हैं, मैं तो बस थोड़ा उनका सहयोग कर देती हूँ। आदेश लेने देने की बात आप मेरे पिता से ही कर लेना, मुझे इस विषय में न कोई अनुभव है न जानकारी। मंत्री उस वक्त लौट आया और दूसरे दिन पुनः गया, मगर कुम्हार फिर भी घर पर नहीं मिला। पूछने पर लड़की ने वही बात दोहरा दी कि पिता दूसरे राज्य में गए हैं, आने पर उनसे बात कर लेना। इस तरह रोज मंत्री आता जाता, मगर कभी कुम्हार से मुलाकात नहीं हो पाती। इस तरह 1 सप्ताह गुजर गया। राजा ने मंत्री को बुलवाया और पूछा, मंत्री जी क्या हुआ, कुम्हार के यहां से घड़े आ गए? मंत्री बोला, महाराज अभी तो उससे मुलाकात ही नहीं हो रही है, वह दूसरे राज्य में घड़ा आपूर्ति करने में व्यस्त है। राजा बोला, यह क्या तमाशा है कि हमारे राज्य को घड़े आपूर्ति नहीं हो रहे और कुम्हार दूसरे राज्य में ले जाकर घड़ा बेच रहा है। यह हमारी तौहीन है। तुम किसी भी तरह कुम्हार को आज मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री फिर कुम्हार के घर गया, मगर आज भी कुम्हार घर पर नहीं था। तो मंत्री लड़की पर नाराज हो गया कि तुम कुम्हार के विषय में सही जानकारी नहीं दे रही हो। मैं 1 हफ्ते से दौड़ कर आ रहा हूं और तुम अपने पिता से एक बार भी नहीं बताती कि मंत्री जी आए हुए थे, जाकर उनसे मिल लीजिए। लड़की बोली, मंत्री जी मैं भी उनसे ये बात कहने को 1 हफ्ते से सोच रही हूं, परंतु कह नहीं पाती। जब वह थके हारे घर आते हैं तो पहले मैं उनका चरण धोती हूँ, फिर पानी पिलाती हूँ, फिर उनको खाने को देती हूँ। मैं सोचती हूँ खा लेने के बाद आपकी बात पिता से कह दूंगी, लेकिन खाने के बाद वह चारपाई पर आराम करने लगते हैं। मुझे आपकी बात कहने का अवसर मिल जाता है, परंतु थके होने के कारण थके हुए आदमी को कभी नींद से नहीं जगाना चाहिए, तो मैं भी नहीं जगाती। सोचती हूँ सुबह में आपकी बात कह दूंगी, मगर देर रात तक जागने के कारण मुझे नींद आ जाती है और सुबह में थकी जानकर मेरे पिता भी मुझे नहीं जगाते और दूसरे राज्य में घड़े लेकर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ। आप सुबह में ही पिता से मिल लें। मंत्री बोला, मूर्ख लड़की, मैं इस राज्य का मंत्री हूं, कोई नौकर नहीं। तुम आज अपने पिता से बोल देना कि वह राज दरबार जाकर राजा से मिल ले, वरना कल तुम्हें ही राज दरबार ले चलूंगा। लड़की बोली, यह तो और अच्छी बात है, मैं ही राज दरबार आपके साथ चलूंगी। क्या है कि हमने कभी राज दरबार नहीं देखा है? मंत्री बोला, लड़की तुम मेरी बात को मजाक में ले रही हो, जबकि मैं इस मामले में बहुत गंभीर हूं। राजा भी बहुत नाराज है। अगर तेरे पिता राज दरबार नहीं गए तो राजा तुम्हें और तुम्हारे पिता माता को राज्य से बाहर निकाल सकते हैं। लड़की बोली, मंत्री जी आपका राजा पागल है क्या? अरे जब हमने कोई गलती किया नहीं, चोरी डकैती की नहीं, तो किस जुर्म में राज्य से निकाल देगा? और मान लो राजा ने हमें राज्य से निकाल ही दिया तो हमारा क्या ले लेगा? वह हमारे हुनर को तो नहीं ले सकता। हम जहां भी रहेंगे अपनी हुनर से फिर से स्थापित हो जाएंगे। मंत्री बोला, गुस्ताख लड़की, तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही है, मगर राजा के सामने पड़ते ही तेरी घिघी बंध जाएगी। लड़की बोली, अब ज्यादा बकबक मत करो, इतना ही राज दरबार जाना जरूरी है तो चलो तुम्हारे साथ चलती हो, देखती हो घिघी किसकी बनती है। मंत्री बोला, हाँ तुम ही मेरे साथ चलो, राजा मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। लड़की मंत्री के साथ राजा के दरबार में चली गई। मंत्री ने बताया कि कुम्हार मिल ही नहीं रहा था तो उसकी बेटी को ही लेकर आ गया हो। लड़की बोली, मंत्री झूठ मत बोलो, मुझे तुम नहीं लेकर आए, मैं स्वेच्छा से आ गई हूं। राजा गौर से लड़की को देख रहा था और सोच रहा था, इतनी सुंदर लड़की और कुम्हार के घर, यह तो किसी राजा की राजकुमारी की तरह लग रही है। इसकी सूरत तो मन को मोह ले रहा है, मगर क्या करूं, अभी छोटी है, फिर भी दिल में हलचल पैदा कर रही है। राजा ने खुद को संभालते हुए बोला, तुम ही वह लड़की हो जो बहुत मजबूत घड़े बनाती हो। लड़की बोली, महाराज मैं यह तो नहीं जानती कि घड़े कमजोर होते हैं या मजबूत, परंतु घड़े जरूर बनाती हो। मैंने घड़े बनाने की हुनर अपने पिता से सीखा है। राजा बोला, लड़की मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए 100 घड़े बनाओ और मेरी आंखों के सामने बनाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा मूल्य दूंगा। लड़की बोली, महाराज लेने देने की बात तो मेरे पिता करते हैं, मुझे पैसे से क्या लेना देना। हाँ आपको घड़े बनाते देखना है तो मेरे घर आ जाना,
मैं आपके सामने ही घड़े बना दूंगी। राजा बोला, मंत्री जी, इस लड़की को 100 सोने की मोहरें दी जाए। लड़की बोली, क्षमा करें महाराज, हमने पहले ही आपसे कह दिया है कि पैसे लेने देने का काम मेरे पिता का, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले सकती। यह कहकर लड़की अपने घर वापस आ गई, मगर राजा की आंखों में वह लड़की उतर गई। कहते हैं, दिल लगाने की कोई उम्र नहीं होती। प्रेम एक कला है जिसे सीख पाना और समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। प्रेम के रूप भी अनेक प्रकार के होते हैं। पति पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम इत्यादि सब प्रेम के ही रूप है, मगर एक अलग रूप है प्रेमी प्रेमिका का प्रेम और एक तरफा प्रेम और बेमेल प्रेम, जो जूते खिला देता है, समाज में बदनामी करा देता है। राजा की उम्र कहाँ 50 साल और वह कुम्हार की लड़की 12 वर्ष की। दोनों की उम्र में कोई तुलना नहीं, मगर राजा के मन में वह बस गई। राजा को थोड़ी पता था कि वह लड़की कुम्हार की नहीं, स्वयं उसकी अपनी है। महात्मा का श्राप राजा पर असर कर रहा था। लड़की राजा के दिलों दिमाग पर छा गई थी। राजा दरबार में बैठा था, मगर उसे दरबारी नहीं दिख रहे थे। हर जगह वह लड़की ही दिखाई पड़ रही थी। रात में राजा रानी के साथ शयन कर रहा था, परंतु उसे लग रहा था कि बिस्तर पर रानी नहीं, वह लड़की ही रानी बनकर शयन कर रही है। राजा सुबह में उठा तो अपने को रोक न सका। वह पहुंच गया कुम्हार के घर। कुम्हार रोज की तरह दूसरे राज्य जा चुका था। लड़की अभी तक घर में सोई हुई थी। राजा को अपने दरवाजे पर देख लड़की की मां ने पूछ लिया, महाराज, हम गरीब के बड़े भाग्य जो आप पधारे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा बोला, अरे नहीं, मुझे किसी सेवा की जरूरत नहीं। मैं तो आपकी बेटी अंजलि के हुनर को देखने आया हूं कि घड़ी कैसे बनाती है। उसकी मां दौड़ी हुई अंदर गई और बेटी से बोली, अरे तू अभी तक सो रही है और राजा हमारे घर पधारे हैं तुम्हारी हुनर देखने। जल्दी उठ, उन्हें अपना कुछ गुण दिखा दे। लड़की बोली, मां, तुम देख रही हो कि मैं अभी सो रही हूं। राजा से जाकर बोलो कि अभी बैठकर मेरा इंतजार करें। लड़की की मां बोली, तू तो नहीं हो गई? अरे वह कोई ऐरा गैरा नहीं, यहाँ का राजा है। तू ऐसी बात कर रही है जैसे कहीं की महारानी है। जल्दी उठ और राजा को 2-4 घड़े अपने हाथ से बनाकर दिखा दे। अंजलि बोली कि मां, मैंने कहा ना कि राजा से बोलो अभी इंतजार करें या बाद में आए। मां बाहर आई और राजा से माफी मांगते हुए बोली, महाराज, अभी हमें क्षमा करें। क्या है कि लड़की देर रात तक घड़ी बनाती रही और अब थककर सो गई है। कृपया आप थोड़ा इंतजार कर लें। राजा बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। अंजलि अपने समय से जागी और फिर राजा के पास आकर काम में लग गई। उसने राजा को घड़ी बनाकर दिखा दिया। राजा बोला, तुम घड़ा बनाती जाओ, मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। अब अंजलि कैसे कहती कि राजा, चाहे एक घड़ा बनाना देख लो या 1000 घड़ा बनाना देख लो, घड़ा बनाने का तरीका एक ही होता है। तुम झूठी अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अंजलि को लगा कि राजा तो सुबह से यहीं बैठा हुआ है, अपने भवन खाना खाने ही नहीं गया। दरवाजे पर राजा भूखा रहे, यह तो हमारा अपमान होगा। वह अपनी मां से बोली, मां, महाराज को भोजन कराओ। मां ने जो कुछ भी घर में बना था राजा के सामने रख दिया। राजा ने बड़े चाव से भोजन कर लिया। राजा को रूखे सूखे भोजन में जो आनंद आया, वह आनंद कभी महल में नहीं मिला था। राजा भोजन के बाद भी वापस नहीं गया। वह दिन भर अंजलि को घड़ा बनाते देखता रहा। राजा शाम में महल लौट गया, परंतु उसे नींद नहीं आई। रात भर करवट बदलता रहा और सोचता रहा कि कब सुबह हो और अंजलि के पास जाऊं। सुबह होते ही पुनः पहुंच गया अंजलि के पास। अंजलि दूसरे दिन कुछ असहज हुई कि आखिर राजा आज फिर क्यों आ गया, जबकि कल दिन भर मेरे पास ही बैठा रहा। मगर राजा से कुछ नहीं कही। राजा फिर बैठकर घड़ा बनाना देखने लगा, मगर अंजलि आज राजा की निगाह पर नजर रख रही थी। राजा घड़ा बनाना न देखकर अंजलि को देखे जा रहा था। अंजलि बोली, महाराज, आप घड़े पर नजर रखिए, मेरे को देखने में क्या रखा है? राजा बोला, मुझे घड़े से क्या मतलब, मैं तो तुम्हें ही देखने आया हूं। पता नहीं क्यों मेरे मन में हो रहा है कि तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें जिंदगी भर देखता रहूं। अंजलि बोली, महाराज, आप ये क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप सीधे सीधे बोलिए। राजा बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं।
अंजलि बोली, ये क्या कह रहे हैं महाराज? आप मेरे से बहुत बड़े हो, मेरे पिता के समान हो, भला आपसे मेरी शादी कैसे हो सकती है? और ऊपर से मैं अभी बच्ची हूं। राजा बोला, मनुष्य और घोड़े की उम्र नहीं आंकी जाती, उम्र स्त्री की देखी जाती है। अतः उम्र के मामले में कोई बात हमारे तुम्हारे बीच बाधा नहीं बन सकती। बस तुम एक बार हाँ कह दो तो तुम्हारे माता पिता के पास अपने पंडित से विवाह प्रस्ताव भिजवाऊं। अंजलि के मुख से तो कोई बात निकल ही नहीं रही थी कि क्या कहे। राजा उसे विवाह के लिए बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि राजा से विवाह नहीं करना चाहिए। राजा तो प्रजा का भी पिता होता है। राजा पगला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि स्वार्थवश प्रजा भी पागल हो जाए। मगर वह राजा से सीधे इनकार भी नहीं कर सकती थी, तो बोली, महाराज आप जानते हो, लड़कियां अपनी विवाह की बात खुद नहीं चलाती, उस पर तो उसके माता पिता का अधिकार होता है। जो फैसला वे ले लेते हैं लड़की को मंजूर होता है। राजा बोला, बस बस, मैं यही सुनना चाहता था। राजा बहुत खुश हो महल गया और अपनी रानी से बोला, महारानी अब हम बूढ़े हो चले, परंतु आज तक इस राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी पैदा नहीं कर सके। मैंने विचार किया है कि अपना एक और विवाह कर लूं। रानी बोली, आपने सही विचार किया है। इस शुभ काम को जितना जल्दी हो सके कर डालिए। रानी की तरफ से हरी झंडी मिलते ही राजा ने अपने पंडित को कुम्हार के पास भेजा। ब्राह्मण ने कुम्हार से बताया कि मैं राजा की तरफ से आपके घर शगुन लेकर आया हूं। राजा आपकी बेटी अंजलि से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर कुम्हार को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजा हमारी बेटी से विवाह भी कर सकता है। वह बोला, पंडित तुम काहे मुझसे मजाक करते हो? भला मेरी बेटी राजमहल की रानी कैसे बन सकती? ब्राह्मण बोला, बेटी का रानी बनना तुम्हारे हां में छिपा है। एक बार हां बोल दो तो कल ही अंजलि रानी बन राजमहल पहुंच जाएगी। कुम्हार बोला, अगर मेरे हां कह देने से बेटी रानी बनती है तो 100 बार हां बोल दूंगा। ब्राह्मण बोला, तो मैं अभी राजा को खबर करता हूं। शाम ही बारात आ जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब बंदोबस्त रात स्वयं करेंगे। शाम के वक्त राजा से अंजलि का विवाह हो गया। अंजलि दुल्हन बन राजा के भवन में अगले दिन आ गई। अगली रात को राजा की सुहागरात थी। रानी ने बहुत सुंदर ढंग से राजा की सुहागरात की व्यवस्था की थी। दोपहर में कुछ जरूरी काम से रानी रिंकुमती बगीचे में गई। रानी रिंकुमती में एक जन्मजात गुण था कि वह पशु पक्षियों की भाषा समझ लेती थी। तो रानी ने बगीचे में देखा कि एक तोता अपनी पत्नी से कह रहा है कि प्रिय, आज बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। हमें अनर्थ देखने और सुनने से पहले इस बाग का त्याग कर देना चाहिए। अब किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी को इस अधर्मी राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। तोते की बात सुन रानी के कान खड़े हो गए। वह और भी नजदीक जाकर ध्यान से सुनने लगी कि तोता कहना क्या चाहता है। तोते की पत्नी बोली, आखिर हो क्या गया है? कुछ बताओगे भी या यूं ही बकबक किए जाओगे? तोता बोला, मत पूछो कि क्या हुआ है। अरे आज राजा अपनी ही बेटी संग सुहागरात मनाने जा रहा है। तोते की पत्नी बोली, क्या बात करते हो? राजा को तो कोई संतान ही नहीं थी। तोता बोला, संतान थी नहीं, अब भी है। वह राजा की रानी बन महल में आ गई है और आज की रात सारी मर्यादा टूट जाने वाली है। धरती पर भूचाल आने वाला है। तोते की पत्नी बोली, पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। तोता बोला, प्रिय, राजा को एक महात्मा ने श्राप दिया था कि तुम्हारी शादी तुम्हारी बेटी से होगी। तो राजा रानी ने सोचा कि हम संतान ही पैदा नहीं करेंगे, मगर विधाता की लेखनी को कौन टाल सकता है। रानी को एक बेटी हो गई। राजा रानी ने उसे कुम्हार के मिट्टी निकालने वाले गड्ढे में जिंदा दफना दिया, मगर लड़की मरी नहीं। महात्मा की वाणी असत्य हो ही नहीं सकती थी। वह लड़की कुम्हार को सुबह के वक्त मिट्टी निकालते समय मिल गई। चूंकि कुम्हार को कोई औलाद नहीं थी तो उसने अपनी बेटी बना उस लड़की का लालन पालन किया। राजा ने जब उस लड़की को देखा तो उस पर फिदा हो गया और अब रानी बना अपने महल में ले आया है। और अब अनर्थ होने में कुछ ही घंटे की देरी है। अभी समय है, चलो हम यहां से उड़ चलें। रानी ने दोनों की बात विस्तार से सुन लिया था। वह महल के लिए लौट रही थी, परंतु उसके पांव नहीं उठ पा रहे थे। वह राजा के सामने आकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा रानी को होश दिलाया तो रानी ने बताया कि बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। आप जिस स्त्री को ब्याह कर लाए हो वह और कोई नहीं,
हमारी अपनी बेटी है। राजा को तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने कुम्हार को बुलाया। कुम्हार ने सारी सच्चाई उगल कर रख दी। राजा शर्म से गड़ा जा रहा था। जिसके साथ उसने अग्नि के फेरे ले लिए थे, वह तो उसी की बेटी थी। वह अब कौन सा मुंह लेकर बेटी के पास जाता? तो राजा ने मंत्री से कह बेटी को राजगद्दी सौंप दिया और मंत्री से बोला, बेटी का विवाह बड़ी होने पर किसी सुयोग्य वर से करा देना। हम दोनों राजा रानी अब जंगल में तपस्या करने जा रहे हैं, जिससे हमारे पाप का प्रायश्चित हो सके। हम जीते जी अपना चेहरा बेटी को नहीं दिखा सकते, इसलिए बेटी भी हमें ढूंढने का प्रयत्न न करे। राजा रानी जंगल को चले गए। अंजलि राजकुमारी बन राज सिंहासन पर बैठ अपना राज चलाने लगी। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। राजा शमशेर ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, जिसका फल उसे इस भयानक श्राप के रूप में मिला। हमें हमेशा अपने विवेक और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब हमें इसी जन्म में देना पड़ता है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी है एक साधारण किसान के असाधारण संघर्ष की, जो गरीबी की जंजीरों को तोड़कर अपनी ईमानदारी और सूझबूझ के दम पर एक बड़े नगर का माननीय मुनीम बन जाता है। इस सफर में उसे धोखा मिलता है, मगर वह एक साधु के ज्ञान और एक अजनबी लड़की की मदद से हर बाधा पार करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और नेक इरादे कभी हारते नहीं। आइए कहानी शुरू करते हैं। वर्षों पुरानी बात है। बटोरमपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम मदोदर था। वह बेहद गरीब था, पर उसका परिवार छोटा था। बस उसकी पत्नी ही थी। वह अपनी मेहनत और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था। मदोदर के पास अपना खेत नहीं था, लेकिन उसके हाथों में खेती की मानो कोई जादुई कला थी। वह जिस खेत में भी काम करता, फसल अपने आप लहलहा उठती थी। इस हुनर के कारण गांव में उसकी बहुत कद्र थी। बड़े बड़े किसान उससे अपने खेतों की बुवाई करवाते थे। मदोदर की पूछ इतनी थी कि उसे ठीक से भोजन करने का भी समय नहीं मिल पाता था। धीरे धीरे समय बीता और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर मदोदर ने कुछ खेत बटाई पर ले लिए। बटाई का मतलब होता है जब कोई बड़ा किसान कुछ रुपए लेकर अपना खेत एक साल के लिए किसी दूसरे को खेती करने के लिए देता है, और एक साल बाद वह खेत फिर से उसका हो जाता है। इस प्रकार मदोदर भी एक साल के लिए कुछ खेत लेकर खेती करने लगा। एक दिन जब वह खेत से घर लौटा, तो उसकी पत्नी ने उसे एक खुशखबरी सुनाई। वह गर्भवती थी। यह सुनकर मदोदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शादी के 5 वर्ष बाद उन्हें संतान होने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और 9 माह बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मदोदर फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसका वंश बढ़ाने वाला आ गया था। अब मदोदर उसकी परवरिश के लिए दोगुनी मेहनत करने लगा। समय ने पलटा खाया और उनका बेटा अब जवान हो चुका था। उसका नाम मूरत था। मूरत न तो पढ़ाई लिखाई में मन लगा पाया और न ही किसानी में। वह पिता के साथ काम करने के बजाय दिन भर आवारा घूमता रहता था। समय के साथ मदोदर की उम्र ढल रही थी और वह बेटे की हरकतों को देखकर काफी चिंतित रहने लगा। वह सोचता कि अगर मैं नहीं रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। मदोदर ने मूरत को कई बार समझाया, बेटा अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम अब जिम्मेदारी का बोझ उठाने लायक हो गए हो। तुम्हें अब चाहिए कि तुम अपने माँ बाप को आराम दो, मगर तुम तो आराम देने के बजाय हमारी चिंता का कारण बन रहे हो। मूरत ने जवाब दिया, पिताजी आप बेवजह मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। मैं समय आने पर सब कुछ संभाल लूंगा। आप निश्चिंत रहिए, समय तो आने दो। पिता उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हुए। आगे वह कुछ बोलना उचित नहीं समझे। एक दिन खेत में काम करते समय मदोदर अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी पत्नी जैसे तैसे उसे घर लेकर आई। ये बात जब मूरत को पता चली, जो उस समय गांव में यूं ही घूम रहा था, तो वह भागा भागा घर आया। उसकी मां बोली, बेटा तुरंत वैद्य जी को बुला लाओ। उस जमाने में किसी भी बीमारी का इलाज वैद्य ही किया करते थे। आज की तरह बड़े बड़े डॉक्टर नहीं होते थे। मूरत तुरंत वैद्य को लेकर आया। वैद्य ने बताया कि इन्हें लंपी रोग हुआ है। ये रोग ज्यादा काम करने की वजह से होता है। उन्होंने कहा, अब से यह कोई काम नहीं कर पाएंगे। मैं इन्हें एक जड़ी दे देता हूँ।
जिसके चलते यह अपना नित्य क्रियाकर्म कर लेंगे, परंतु अब यह कोई काम नहीं कर पाएगी। अगर उम्र कम होती तो इनका इलाज हो जाता, परंतु अधिक उम्र होने के कारण अब इनका इलाज करना खतरे से खाली नहीं होगा। वैद्य जड़ी पिलाकर वहां से चले गए। मदोदर की सेहत में कुछ सुधार हुआ, अब वह चलने फिरने लगा। परंतु सबसे बड़ी आफत अब मूरत पर आ पड़ी, क्योंकि उसने मेहनत तो कभी की ही नहीं थी। वह खेत में काम करने जाने लगा। उसने फसल की बुवाई की। धीरे धीरे समय बीता। उस साल अकाल पड़ गया। पूरे गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण सारी फसल मुरझा गई। अब अगले साल खेत बटाई पर लेने के लिए पैसा भी नहीं था। मूरत के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगला साल भी आया। वह जमींदार के पास गया और अपनी बात बताई। मालिक, इस साल पूरे गांव में फसल नहीं हुई है, जिसके कारण इस वर्ष मैं बटाई का पैसा नहीं दे पाऊंगा। आप अगले वर्ष बटाई का पैसा मुझसे लेने का कष्ट करें। जमींदार बोला, देखो भाई मूरत, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो जो पैसा देगा उसको मैं अपना खेत दूंगा। मैं यहाँ कोई रिश्ता करने नहीं बैठा हूं। मूरत वहां से निराश हो लौट रहा था। गांव के बगल से एक नदी गुजरती थी। वह नदी के रास्ते ही अपने घर की तरफ चला आ रहा था। तभी उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। वह नदी की तरफ देखा तो हैरान रह गया। उसने एक लड़की डूब रही थी। वह तुरंत नदी में कूदकर उस लड़की की जान बचाई। वह लड़की गांव के ही एक सेठ थी, जिसका नाम बांकेलाल था, और यह उसकी बेटी थी। लड़की ने कहा, मूरत भाई, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मेरा जीवन बचा लिया, नहीं तो आज मैं इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई होती। मूरत बोला, अरे बहन, यह तो मेरा फर्ज था। मेरी गांव की एक भी बेटी बहन मेरे सामने किसी मुसीबत में नहीं रह सकती। मूरत अपने घर चला आया। उसने जमींदार की सारी बात अपने पिता को बताई। पिता मदोदर बोले, बेटा, कोई बात नहीं, तू मेहनत कर। भगवान ने जो लिखा होगा वही होगा। अब मूरत के पास जमा पूंजी में सिर्फ उसका एक घर ही था, तो जीविका चलाने के लिए उसे मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। मजदूरी में भी कोई ज्यादा पैसा नहीं मिला करता था। सिर्फ कुछ अनाज मिल जाते थे, जिसे लाकर वह अपनी माँ को दे देता। माँ उसे भोजन बनाकर पति और बेटे को खिलाती। उसके बाद जो कुछ भी बच जाता वह स्वयं खाती। हालांकि गांवों में हर वक्त काम नहीं मिल पाता था। सिर्फ खेती बाड़ी के सीजन में ही उसे कुछ काम मिल पाते थे। जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन भूखे रहने की नौबत आ जाती। मूरत ने किसी को बात करते सुन रखा था कि गांव की अपेक्षा शहर में काम आसानी से मिल जाते हैं और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। 2-3 माह काम करने के इतने पैसे मिल जाते हैं कि आदमी साल भर बैठकर खा सकता है। उसने अपनी बात अपने माता और पिता को बताई तो माता पिता बहुत चिंतित हुए और बेटे को समझाने लगे, तेरा शहर जाना ठीक नहीं है। तू हमारा इकलौता बेटा है। तू ही हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा है। तू कभी शहर गया नहीं है और अकेले शहर गया और कहीं खो गया या किसी स्त्री के मोह माया में पड़कर वहीं रह गया तो हम दोनों का क्या होगा। इसलिए शहर जाने का ख्याल मन से निकाल दो। उस वक्त मूरत माता पिता की बात मानकर घर पर रह गया। वह दिन भर काम की तलाश में अगल बगल के गांवों में घूमा, परंतु कोई काम नहीं मिल पाने के चलते घर में फाके पड़ने लगे। अब मूरत काफी चिंतित हो गया, तो मजबूर होकर माता पिता को खुद आज्ञा देनी पड़ी कि बेटे, अब कहीं से भी कोई यत्न करके भोजन का प्रबंध करो। मूरत को शहर जाने से पहले माता पिता के लिए कम से कम 6 माह के भोजन का प्रबंध करना था, मगर घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो वह अपने गांव के सेठ बांके लाल के पास गया। वही बांके लाल जिसकी बेटी को मूरत ने नया जीवन दिया था। बांके लाल सोने चांदी के गहने या जमीन रख उधारी दे देता था। मूरत ने बांके लाल से 100 चांदी के सिक्के की मांग की, तो बांके लाल घमंड में बोला, गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मूरत बोला, सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूं, मजदूरी कर जीवन बसर करता हूं। मेरे पास न तो जगह जमीन है, न कोई सोना चांदी का गहना है। आप मुझ पर भरोसा करके 100 सिक्के दे दो। बांके लाल बोला, सुबह सुबह की बोहनी खराब कर दिया। मुंह उठाई चला आया भीख मंगे कहीं के। अरे, जब पिछवाड़े में दम नहीं तो काहे मुंह उठाकर यहां चले आए? तू जानता नहीं है कि मैं बिना कुछ गिरवी रखे अपने बाप को भी पैसा नहीं दे सकता, तो तुम्हें कैसे दे दूंगा? जाओ, कोई प्रबंध करके आओ। मूरत बोला, परंतु सेठ जी,
मेरे पास गिरवी रखने लायक कुछ भी नहीं है और मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। सेठ बांके लाल बोला, तुम अपनी झोपड़ी ही मेरे पास गिरवी रख दो, मैं उसके बदले 100 चांदी के सिक्के दे दूंगा। यदि तुम 6 महीने में सूद सहित 120 सिक्के लौटा दिए तो झोपड़ी तुम्हारी, वरना मैं झोपड़ी से तेरे माता पिता को बेदखल कर दूंगा। यदि तुम्हें शर्त मंजूर है तो कागज बनाओ और पैसे ले जाओ। मूरत को पैसे की जरूरत थी तो कागज बनाया और पैसे ले लिया। सेठ बांके लाल की नजर मूरत की झोपड़ी पर बहुत पहले से थी और उसने यही मौका देखा। अब कहानी में असली मोड़ आने वाला था। मूरत पैसा लेकर घर आ गया। उसने 80 सिक्के माता पिता को दे दिए और दूसरे दिन 20 सिक्के लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। बड़ा शहर उसके गांव से 20 मील की दूरी पर था, जहां उसे पैदल ही जाना था। अक्सर गरीब आदमी उस जमाने में यात्रा पैदल ही किया करते थे। अमीर घोड़ा से यात्रा करता था। रास्ते में बहुत सारे जंगल पड़ते थे, मगर अच्छी बात यह थी कि हर 2 मील पर सराय बने हुए थे। शाम हो जाने पर लोग उसमें पैसा चुकाकर भोजन खरीद सकते थे तथा विश्राम कर सकते थे। तो मूरत पैदल ही बड़े शहर जनार्दनपुर के लिए चल दिया। आराम से जाने के लिए 4 दिन का रास्ता था। पहले दिन तो वह अकेले ही चलता रहा। शाम होने पर एक सराय में ठहर गया। वहां उसे खाने पीने और ठहरने के लिए एक चांदी का सिक्का चुकाना पड़ा। सुबह में वहां से आगे के लिए चल दिया। रास्ते में उसे एक यात्रा करते बूढ़े साधु मिल गए जो काफी वृद्ध हो चुके थे। रास्ता तो वह चल लेते थे, मगर कुछ सामान लेकर चलने में असमर्थ थे। उनके पास एक झोला था जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें ले रखी थी, मगर वही झोला उनके लिए मुसीबत पैदा कर रहा था। उसे लेकर चलने में परेशानी हो रही थी। साधु ने जब एक नौजवान को आते देखा तो ठहर गए। वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि मूरत था। मूरत जब नजदीक आया तो साधु ने उससे अपना झोला लेकर चलने का आग्रह किया। मूरत बेझिझक उनका झोला लेकर चलने लगा। मूरत अपने पिता के जैसा ही नर्म दिल का इंसान था। अभी तक तो मूरत अनजान अजनबी की तरह यात्रा कर रहा था। उससे बात करने वाला भी कोई नहीं था, मगर साधु के मिल जाने से उसे खुशी हुई कि कोई तो मिला बातें करने के लिए, और यह तो एक साधु है, अच्छी अच्छी जानकारी ही देंगे। दोनों साथ चल दिए। दिन भर चलते चलते शाम हो गई। वे काफी थक चुके थे। शाम में मूरत को सराय में ठहरने के लिए खर्चे भी नहीं देने पड़े, सब साधु ने ही खर्चे किए। इस तरह चलते हुए चौथे दिन दोनों जनार्दनपुर पहुंच गए। साधु को अभी आगे जाना था तो बोले, बेटा अब हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब जाओ कोई काम तलाशो, मुझे तो बहुत आगे तक जाना है। वैसे मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सका, जबकि तुम मेरे साथ 3 दिन तक रहे, मेरी सेवा भी करते रहे। बेटा मैं एक साधु हूं, मेरे पास कुछ धन नहीं है, मगर जाते जाते तुम्हें एक गुण की जानकारी दे ही देता हूं, शायद आगे चलकर वही गुण तुम्हारे कुछ काम आ जाए। साधु ने बड़ी ही सफाई से सोने के सिक्के के असली और नकली होने का राज बताया, फिर हीरे को असली और नकली होने का राज बताया। साथ ही एक बहुत छोटा सा पत्थर भी दिया जो नकली सोना पर रखने से काला हो जाता था, जबकि असली के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता था। वही नकली हीरा का रंग हल्का भूरा हो जाता था। मूरत वह पत्थर लेकर अपने कुर्ते की थैली में रख लिया। साधु अपने रास्ते चले गए। मूरत काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कई जगह लोगों से काम के विषय में पूछा भी, परंतु अजनबी को रखने को कोई तैयार नहीं हुआ। उसने शहर में रोजगार तलाशना जितना आसान समझ रखा था, रोजगार मिलना उतना ही कठिन था। मूरत बहुत मुश्किल में पड़ गया। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, परंतु रोजगार की कोई संभावना नहीं दिखी। वह खुली सड़क पर चला जा रहा था। सामने से एक स्त्री आ रही थी। उसने हाथ में एक छोटा सा थैला ले रखा था। सहसा स्त्री के पीछे से एक आदमी आया और थैला छीनकर भागने लगा। स्त्री मदद की गुहार लगाने लगी तो सामने से आ रहा मूरत उस उचक्के के पीछे पड़ गया और खदेड़ कर पकड़ लिया और उसे उठाकर पटक भी दिया। वह थैला छोड़कर बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते भागा, परंतु वह भाग नहीं पाया। उसको नगर के सैनिक पकड़ ले गए। उस थैले को उठाकर मूरत स्त्री को दे दिया। बोला, बहन तुम अपना सामान सुरक्षित रखो। स्त्री बोली, भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी मदद की। यहाँ कहाँ रहते हो? तुम्हें कभी कोई मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पिता चंपक सेठ के पास आ जाना। मूरत बोला,
बहन, मैं अभी आज ही गांव से काम की तलाश में शहर आया हूँ और अभी तक न तो काम की तलाश कर पाया हूँ, न रहने का कोई ठिकाना ढूंढ पाया हूँ। स्त्री बोली, भाई निराश मत हो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कोई न कोई काम दिलवाने की कोशिश करती हूँ। मूरत को लेकर वह स्त्री अपने पिता के पास गई और बोली, आज मैं जब बाजार गई थी तो एक उचक्के ने मेरा थैला झपट भागने की कोशिश की, परंतु इस बहादुर भाई ने मेरा थैला उससे छीन भी लिया और उसको नगर के सैनिकों के हवाले कर दिया। पिताजी, आप इस भाई को कोई काम दे दीजिए, ये बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का है। चंपक सेठ घोड़ों के व्यापारी थे। उनके यहाँ अक्सर एक दो नौकरों की जरूरत पड़ती रहती थी। चंपक सेठ बोले, बेटी, तुम खुद इसे रहने का स्थान और भोजन का स्थान बता दो। वह स्त्री विवाहिता थी और मूरत से काफी बड़ी थी। सेठ की पत्नी नहीं थी, सिर्फ वही एक बेटी थी जो ससुराल में न रहकर पिता के पास ही रहती थी। उसका पति भी बड़ा कारोबारी था जो कभी कभार ही पत्नी से मिलने ससुराल आता था। यहाँ के कारोबार की मालकिन वही थी। ये बात मूरत समझ चुका था। उसे रहने खाने का प्रबंध हो गया था। वह अब रात को चैन से सो गया। दूसरे दिन उस स्त्री से बोला, बहन, अब हमें काम बताओ, मुझे क्या करना है। उस स्त्री का नाम निर्मला था। वह बोली, भाई, तुम्हें काम तो मिल गया है, परंतु तुम पगार क्या लोगे अभी तय नहीं हुआ है। बताओ, कितना पगार लोगे। मूरत बोला, यह तो मुझे भी पता नहीं, मैंने कभी नगर में किसी का काम नहीं किया है। आप लोगों के पास पहले से कई नौकर है, आप खुद देख लो, जो तय कर दोगी वही मेरे लिए उचित रहेगा। निर्मला बोली, ठीक है, पिताजी तय कर देंगे। अभी तुम घोड़ों के देखरेख में लग जाओ और हाँ, समय से भोजन कर लेना, शर्माना नहीं। मूरत अपने काम पर लग गया, परंतु वह कभी अस्तबल में काम नहीं किया था, जिसके कारण उसे काफी परेशानी होती। वह प्रतिदिन कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता, जिसका फायदा दो अन्य मजदूर उठाते। अगर गलती उनसे भी होती तो वह गलती मूरत के ऊपर आसानी से चिपका देते। सेठ चंपक लाल एक दिन अपनी बेटी से बोले, बेटी, जिस नए मजदूर को तुमने काम में लगाया है वह हमारे काम का नहीं है, तुम उसे काम से हटा दो तो बेहतर होगा। निर्मला बोली, पिताजी, लड़का बहुत काम का है, आप घबराए नहीं, उसको कुछ समय दीजिए। वह एक गांव का लड़का है, उसे काम करने में कोई पीछे नहीं कर सकता, परंतु उसके लिए उसे कुछ समय देना पड़ेगा। वह कभी अस्तबल में काम नहीं किया है, आप निश्चिंत रहिए, एक दिन वह बहुत काम का आदमी है। एक दिन मूरत ने देखा कि सेठ जी के पास दो आदमी घोड़ा खरीदने के लिए आए हैं। उन्होंने 5-5 हजार सोने की मोहरों में दो उम्दा किस्म के घोड़े खरीद भी लिए हैं। सेठ जी मोहरें ले भी लिए हैं। मूरत को साधु जी के पत्थर की सत्यता जानने की उत्सुकता जगी, तो उसने सेठ जी से एक मोहर मांगकर उस पर पत्थर सटा दिया। मोहर काला पड़ गई तो मूरत बोला, सेठ जी, यह मोहर तो नकली है। इतना सुनते ही व्यापारियों के चेहरे फनी के पड़ गए। फिर भी एक व्यापारी अपने को संभालते हुए बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि यह मोहरें नकली हैं? मूरत बोला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह मोहरें नकली हैं। यदि मेरी बात पर जरा भी शंका है तो जौहरी बुलवाकर परख करा लें। दूसरा व्यापारी बोला, रहने दीजिए, हमें घोड़ा नहीं खरीदना। सेठ बोला, ठीक है, घोड़ा मत खरीदो, ये तुम्हारी मर्जी, परंतु हम सत्यता तो परखेंगे। सेठ की बात सुनकर दोनों भागने की कोशिश करने लगे तो मूरत ने दोनों को पकड़ लिया। थोड़ी देर में ही पता चल गया कि नकली मोहरों से ये शहर में घूम घूम कर 50 घोड़े खरीद चुके हैं और लूट चुके हैं। सेठ दोनों को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। दोनों चंपक सेठ के यहां से मूरत की सूझबूझ से पकड़े गए। निर्मला बोली, पिताजी, मूरत हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। जब से आया है हमें मुसीबतों से उबार रहा है। हम इसे 100 स्वर्ण मुद्रा वेतन पर रख लेते हैं। सेठ बोला, नहीं बेटी, एक बहुत बड़े पारखी को हम इतनी कम वेतन नहीं दे सकते। इसको 250 स्वर्ण मुद्रा देते रहेंगे और इससे आग्रह करेंगे कि यह जिंदगी भर हमारे पास ही रहकर नौकरी करे। अब मूरत मजदूरों के साथ काम नहीं करता, सेठ उसे अपने साथ ही रखते। वह व्यापार के सिलसिले में जहां जाते मूरत को अपने साथ लेकर जाते। मूरत एक तरह से सेठ का मुनीम बन गया था। अब कहानी में एक नया और बड़ा मोड़ आने वाला था। एक बार नगर के राज दरबार में एक आयोजन था, जिसमें राजा ने नगर के बड़े बड़े सेठ और साहूकारों को निमंत्रण दिया था।
जिसमें सेठ चंपक लाल भी शामिल थे। परंतु संयोग से उस दिन उनकी तबीयत में कुछ असहज महसूस हो रहा था। वह अपने मुनीम से बोले, बेटा मूरत, आज राज दरबार में राजा ने एक आयोजन किया है जिसमें नगर के सभी सेठ शामिल होंगे। वहां मुझे भी जाना है, परंतु मेरी तबीयत कुछ असहज महसूस हो रही है, जिसके कारण मैं वहां नहीं जाना चाहता। परंतु वहां जाना बहुत जरूरी है। अगर हमारे यहाँ से कोई नहीं जाएगा तो राजा बुरा मान जाएगा, जिससे हमारी पकड़ राज दरबार से खत्म हो जाएगी। मूरत बोला, सेठ जी, आप मुझे बताइए, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? चंपक लाल बोले, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम राज दरबार जाओ और राजा के कार्यक्रम में मेरे स्थान पर शामिल हो जाओ। मूरत इतना सुन थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वह कभी जीवन में राज दरबार नहीं गया था। साथ ही राजा महाराजा से उसे डर भी लगता था। परंतु वह एक नौकर था और मालिक का आदेश नौकर को मानना ही पड़ता है। वह चंपक लाल से आज्ञा लेकर राज दरबार के लिए चल पड़ा, परंतु मन में तरह तरह की बातें सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था कि क्या होगा राज दरबार में। राजा कहीं मुझे सूली पर न चढ़ा दे। वह आगे बढ़ते हुए राजमहल के करीब पहुंचा। तभी मूरत ने देखा कि राजमहल के दरवाजे पर दो व्यक्ति कुछ खरीद बिक्री कर रहे हैं। वह कोई और नहीं बल्कि राजा का मंत्री था। वह राज बगीचे का सारा फल एक दूसरे नगर के व्यापारी के हाथों बेच रहा था। व्यापारी फल लेकर मंत्री को मोहरें दी। तभी मूरत वहां पहुंच गया और मंत्री से प्रेम पूर्वक बोला, महोदय जी, क्या आप मुझे एक सिक्का देने का कष्ट करेंगे? मैं एक पारखी हूं। मैं आपके सिक्के देख बता सकता हूं कि वह असली है कि नकली। मंत्री ने झट से उसे एक सिक्का दे दिया। मूरत ने जैसे ही सिक्के में पत्थर सटाया, वह काला पड़ गया। मूरत बोला, यह सिक्का नकली है। व्यापारी खुद को पकड़ा देख बोला, अरे नहीं नहीं, कैसी बात करते हो? भला तुम एक आम इंसान कुछ भी बोल दोगे और मंत्री जी मान जाएंगे? सिक्का असली है। तुम मूर्ख आदमी, पता नहीं कहां से आ जाते हो। तुरंत यहां से भागो। मूरत बोला, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो नगर के सबसे बड़े जौहरी से इसकी परख करवा लें। अगर सिक्का असली निकला तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। मंत्री को मूरत की बात में दम लगा। वह बोला, सेठ, तुम हड़बड़ाओ मत। तुम्हारा सिक्का अगर असली है तो उसकी जांच करने में क्या जाता है? व्यापारी इतना सुन वहां से भागने लगा। मंत्री ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, बंदी बना लो इस धूर्त को। मंत्री मूरत को लेकर राजा के पास गया और सारी घटना की जानकारी दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा मूरत से बोला, नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? राज दरबार किस काम से आए थे? मूरत बोला, महाराज, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं आपके नगर के ही एक सेठ, जिनका नाम चंपक सेठ है, उन्हीं के यहाँ रहता हूँ। आज उनकी तबीयत सही नहीं थी तो उन्होंने आपके भेजे निमंत्रण पर अपनी जगह मुझे भेज दिया है। राजा बहुत खुश हुआ। वह बोला, नौजवान, क्या तुम हमारे राजमहल में रहना चाहते हो? मूरत बोला, महाराज, मैं आपसे बाहर थोड़ी हूँ। यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके राजमहल में किसी पद पर रहूं। परंतु महाराज, मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैं चंपक सेठ के यहाँ से तब तक नहीं हट सकता जब तक वह खुद न हटा दें। राजा को उसकी ईमानदारी बहुत पसंद आई। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि राजा ने मूरत को ही बनाया। यह बात चंपक सेठ तक पहुंची। वह अपनी बेटी से बोले, बेटी, तुमने मूरत को सही परखा था। वह आज राज दरबार में हमारा नाम और ऊंचा कर दिया है। वह कोई मजदूर नहीं बल्कि हीरा है, हीरा। निर्मला बोली, पिताजी, अब किसी भी कीमत पर हम उसे अपने यहाँ से नहीं जाने देंगे। शाम को मूरत चंपक सेठ के घर आया। सेठ ने उसे आते ही गले लगा लिया और उसे तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन कराया। अब मूरत बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करता। चंपक सेठ उसे अपने साथ बिठाते। इस तरह 4 माह रहने के बाद मूरत को अपनी माँ और बापू की याद आई। वह सोचा, न जाने किस हाल में होंगे, चलकर उन्हें कुछ पैसा दे आता हो, साथ ही अपनी झोंपड़ी भी गिरवी से हटवा लूंगा। मूरत ने सेठ चंपक से अपने गांव जाने की इच्छा जाहिर की तो सेठ बोला, ठीक है, जाओ, मगर बहुत जल्दी ही लौट आना। तुम्हारा काम फिलहाल हम संभाल लेते हैं, परंतु ज्यादा दिन तक हम नहीं संभाल सकते। समझ लो, तुम हमारे घर के एक सदस्य की तरह हो। अपना घर समझ लौट आना। निर्मला बोली, जा तो रही हो, परंतु याद रखना, मुझे बहन कहे हो तो इस बहन को भूल मत जाना। समय से लौट आना। जब आओगे
तो हम तुम्हारा विवाह भी इस शहर में ही करा देंगे, तुम्हारे लिए मकान भी ले लेंगे। मूरत को चंपक सेठ ने पूरे 2000 स्वर्ण मुद्रा दिया। वह सेठ से विदा लेकर अपने घर को चल पड़ा। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ ले रही थी। 2 दिनों तक वह चलता रहा। आगे रास्ते में एक जंगल के बाद एक गांव पड़ता था, तरकुल गांव, जहां एक ठग अपनी बहन के साथ रहता था। बहन भाई दोनों शातिर ठग थे। वे शहर से लौटने वाले को अक्सर शिकार बना देते थे। बहन अपने रूप के मोह जाल में यात्रियों को फंसा लेती थी। यात्रियों को आगे चोरों द्वारा लूट जाने का भय दिखाकर अपने घर में ठहर जाने का आग्रह करती थी। दिन भर का थका हारा यात्री स्त्री की मीठी मीठी बातों में आ जाता था और उसके घर ठहरना स्वीकार कर लेता था। वह उसे ले जाकर अपने घर में ठहराती और अच्छा अच्छा खाना खाने को देती, मगर वह आदमी आधा भोजन करते ही गहरी बेहोशी में चला जाता। दरअसल उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर खिला देती। फिर दोनों भाई बहन पहले उसका सारा सामान लूट लेते, फिर उस आदमी को उठाकर जंगल में फेंक आते। इस तरह भाई बहन हर 2-4 दिन पर किसी न किसी को लूट लेते थे। बहन मन में विचार कर रही थी कि यह बहुत बुरा धंधा है, स्त्री को तो इस तरह के धंधे करने ही नहीं चाहिए, मगर भाई के कहने पर पता नहीं कब लग गई थी। उसे यह बात भी ठीक से याद नहीं था। वह सोचती, जब कभी मेरा भाई मेरी शादी कर देगा तो इस धंधे से तौबा कर लूंगी। मगर उस वक्त उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। जब भाई उससे बात कर रहा था कि मैं जल्द ही शादी कर लूंगा, घर में पत्नी आ जाएगी, तब बहन बोली, तब हम धंधा करने वाले 3 हो जाएंगे। ठग बोला, नहीं, हम पत्नी को धंधे से दूर रखेंगे। जब बच्चे हो जाएंगे तब हम उन्हें किसी गुरुकुल में शिक्षा दिलवाएंगे। हम बच्चों को इस धंधे से बहुत दूर रखेंगे। बस हम और तुम इस धंधे को जिंदगी भर करते रहेंगे और इतना धन अर्जित कर लेंगे कि मेरे बेटे को अपने जीवन में कुछ न करना पड़े। वह पूरा जीवन बैठकर खाए तो भी धन न कम पड़े। बहन समझ गई कि भाई के प्रोग्राम में मेरा विवाह शामिल नहीं है। उसे होने वाली पत्नी की फिक्र है, अपने होने वाले बच्चों की फिक्र है, लेकिन साथ रह रही सुख दुख में साथ देने वाली बहन की कोई फिक्र नहीं है। बहन का दिल भाई से टूट चुका था, मगर भाई का विरोध भी नहीं कर सकती थी। भाई से यह भी नहीं कह सकती थी कि मेरा विवाह कर दो। वह मन ही मन जल रही थी। एक दिन वह अपने भाई के साथ शिकार की खोज में निकली थी। इधर मूरत अपने घर के लिए चला जा रहा था। अब शाम होने वाली थी, अभी आधा ही सफर कर पाया था। सोच रहा था आगे किसी सराय में ठहर जाऊंगा। दोनों ठग ठगिनी जाल बिछाए बैठे थे। स्त्री ने जब एक सुंदर नौजवान को आते देखा तो उसके सामने आ गई, मगर मूरत स्त्री पर ध्यान न देकर आगे बढ़ने लगा। स्त्री बोली, आगंतुक, आगे मत जाओ। आगे जंगल में भोला डाकू ने बसेरा बना लिया है। आते जाते राहगीरों को लूट ले रहा है। विरोध करने वालों को जान से भी मार देता है। मारने के बाद वह नदी में फेंक देता है। आदमी का लाश भी नहीं मिलने देता। तुम आगे मत जाओ। मूरत डाकू का नाम सुनकर डर गया। वह स्त्री से बोला, क्या इस गांव में किसी के यहाँ ठहरने लायक जगह मिलेगी? स्त्री बोली, अब बुरे फंस गए हो तो हमें ही कोई प्रबंध करना पड़ेगा। अगर चाहो तो गांव में किसी के यहाँ खुद बताकर ठहर सकते हो या मेरे घर भी रह सकते हो। तुम्हारी भलाई के लिए मैं खुद कष्ट उठा लूंगी। मूरत बोला, अनजान जगह पर कहाँ ठहरने का स्थान ढूंढने जाऊं? आप ही कोई व्यवस्था कर दो। मेरे पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ठहरने का और खाने पीने का जो खर्च मांगोगी दे दूंगा। स्त्री उसे अपने घर लेकर चली आई। ठग ने अनुमान लगा लिया था कि बहुत मालदार पार्टी फंसी है, हम तो मालामाल हो जाएंगे। मगर बहन ने कुछ और ही सोच लिया था कि भाई तो मेरा विवाह करने वाला नहीं, तो क्यों ना मैं इस आदमी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखूं। मान जाएगा तो मेरी तो किस्मत संवर जाएगी, जलालत की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। स्त्री ने मूरत को अच्छे से ठहराया, फिर खाना बनाने में लग गई। आज उसने नशा वाली थाली अपने भाई को ही परोस दी। ठग खाते ही बेहोशी में चला गया। मूरत को अच्छा खाना खिलाई। खाना खा लेने के बाद बोली, देखो, मैं कोई अच्छी स्त्री नहीं हूं, बल्कि एक ठग की बहन हो। हम दोनों मिलकर ठगी करते हैं, यात्रियों को लूटते हैं। मगर आज जब भाई से पता चला कि वह जिंदगी में मेरी शादी नहीं करने वाला, तो मैंने भी भाई के प्रति इरादा बदल लिया है। जो नशे वाली थाली खिला तुम्हें लूटना था, वह थाली मैंने भाई को खिला दी है। अब वह बेहोश पड़ा है, मगर होश आते ही पता चलेगा कि शिकार को मैंने बचा लिया है
तो मेरी मौत निश्चित है। तुम अब यहाँ एक पल मत ठहरो, आगे कोई चोर डाकू नहीं रहता, तुम चले जाओ। मूरत बोला, परंतु तुम्हारा भाई तुम्हें मार डालेगा। स्त्री बोली, तुम्हारी भलाई करके मर जाने में भी मुझे खुशी होगी। मूरत बोला, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मेरे साथ चलो। मैं ये कभी नहीं पूछूंगा कि तुमने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए। स्त्री बोली, मैंने ठगी जरूर की है, परंतु कभी किसी पुरुष के साथ गलत काम नहीं किया। मैं अब तक अपनी इज्जत बचाकर रखी हूं। आप अगर अपने चरणों में जगह देते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझूंगी। मेरी तो किस्मत बदल जाएगी। मूरत बोला, अब सोचो मत, जल्दी निकल चलो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूं। दोनों वहां से भाग लिए। आगे जाने पर रात में सराय में रुके, फिर भोर में ही चल दिए। आगे उन्हें तांगा मिला तो उससे बात कर रिजर्व किए और तांगे से अपने घर आ गए। माता पिता मूरत के आने पर बहुत खुश हुए। साथ में बहू भी आई है, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। रात में मूरत की पत्नी ने उसे खाना खिलाया। इसके बाद दोनों सोने लगे। आज उनका सुहाग रात भी था। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। इस प्रकार भोर में दोनों सो गए। दूसरे दिन मूरत थोड़ा विलंब से उठा। उसके पिता मदोदर बोले, बेटा मूरत, तुम बांके लाल का पैसा लौटा आओ। मूरत पिता का आशीर्वाद लेकर बांके लाल के पास उसका पैसा लौटाने गया। वहां पहुंचने के बाद मूरत को पता चला कि बांके लाल ने तो भारी घपला कर दिया था। पूरे 500 चांदी के सिक्के अपनी बही में उधारी लिख दिया था। इस बात को लेकर मूरत और बांके लाल में लड़ाई हो रही थी। मूरत बोला, सेठ बांके लाल, मेरी पहुंच राजा तक है। मैं नहीं चाहता कि राजा तुम्हें दंड दे। तुम मेरे साथ छल मत करो। बांके लाल बोला, अरे जा जा, 2 कौड़ी का आदमी, तेरी पहुंच गांव के सरपंच तक तो है ही नहीं, बड़ा आया राजा तक पहुंच बनाने वाला। उन दोनों के लड़ने की आवाज बांके लाल की बेटी ने सुनी तो घर से बाहर आई और बोली, पिताजी, ये क्या कर रहे हो? आपने मूरत भैया को 100 ही चांदी के सिक्के दिए थे। मैं कभी मूरत के लिए झूठ नहीं बोल सकती हूँ। इसने मुझे नदी में डूबने से बचाया था। आपने मुझसे वादा भी किया था कि मूरत को 100 सोने का सिक्का उपहार में दूंगा, मगर देना तो दूर, 100 को 500 बना दिए हो। बांके लाल को अपनी ही बेटी ने जलील कर दिया था। वह मूरत से बोला, बेटा माफ करना, मैं जिसके लिए चोरी कर रहा था वही ईमानदार है, तो चोरी किसके लिए करना? तुम अपने इनाम के 100 स्वर्ण मुद्रा लेते जाओ। मूरत बोला, नहीं काका, आपकी बेटी मेरी बहन है। बहन को बचाना या उसकी रक्षा करना भाई का फर्ज है। मैं तो कब का भूल गया था, मगर वह याद रखी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना 120 चांदी के सिक्के ले लो। बांके लाल बोला, बेटा और शर्मिंदा ना करो, तुम अपने घर जाओ, ये कागज भी लेते जाओ, इसका अब कोई मतलब नहीं। मूरत घर लौट आया। वह अपने माता पिता और पत्नी को लेकर नगर को लौट गया। सेठ चंपक और निर्मला उसका इंतजार कर रहे थे। निर्मला ने जब इसको परिवार सहित देखा तो बहुत खुश हुई। सेठ चंपक ने तुरंत मूरत के लिए एक नया घर खरीदा। मूरत अपने माता पिता और पत्नी के साथ उसी नए घर में रहने लगा और सेठ चंपक का सारा काम वो खुद ईमानदारी के साथ संभाल लिया। जीवन की सच्चाई, ईमानदारी और सच्चा कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। जब आप सही मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर और अच्छे लोग स्वयं आपकी सहायता के लिए रास्ते खोल देते हैं और अंततः आपकी मेहनत और नेक दिल का फल आपको अवश्य मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर था जिसका नाम था भानपुर। यहाँ के राजा थे भैरवनाथ। वे नव युवक थे। उनका प्रताप चारों दिशाओं में फैला हुआ था और उनकी वीरता की गाथाएं गांव गांव में सुनाई देती थी। महाराज भैरवनाथ अपनी प्रजा का ध्यान किसी पिता की तरह रखते थे और उनका हर फैसला प्रजा की भलाई के लिए ही होता था। प्रजा भी अपने राजा पर प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहती थी। पर देखिए नियति का कैसा खेल। इस प्रतापी राजा की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उनका मन बड़ा लोभी था। धन का इतना लोभ था कि राज सिंहासन पर बैठकर भी उनकी तृष्णा शांत नहीं होती थी। उनका एकमात्र सपना था कि वे विश्व के सबसे धनी राजा बने। इसी लोभ के चलते वे अक्सर आसपास के छोटे राजाओं पर धोखे से आक्रमण कर देते थे, फिर उन्हें पराजित करके उनका सारा खजाना लूट लेते
और उनका राज्य भी अपने अधीन कर लेते थे। ये बात सही है कि भैरवनाथ की सेना बहुत विशाल नहीं थी, न ही वे कोई बहुत शक्तिशाली राजा थे, पर हाँ, उन्होंने छल कपट की कला में महारत हासिल कर ली थी। इसी छल के कारण वे बड़े से बड़े राजा को भी हरा देते थे। उनकी इस आदत के कारण कोई भी पड़ोसी राजा उनका मित्र नहीं था। यहाँ तक कि कोई भी राजा अपनी राजकुमारी का विवाह भी उनसे करने को तैयार नहीं होता था। भैरवनाथ की युवावस्था ऐसे ही अविवाहित बीतती जा रही थी, मगर उन्हें विवाह की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें तो बस धन की भूख थी। वे रोज शाम को अपने राज दरबार के खजाने में घंटों बैठकर उसमें रखे हीरे जवाहरात, सोना चांदी को निहारा करते थे। अशरफिया और मोहरे गिनते गिनते जब वे थक जाते, तब अपने शयन कक्ष में आकर सोने चांदी से भरे पलंग पर सो जाया करते थे। उनकी इस लत से उनकी बूढ़ी राजमाता यानी उनकी दादी माँ बहुत चिंतित रहती थी। दरअसल भैरवनाथ की माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी और पिता की मृत्यु को भी 5 वर्ष गुजर चुके थे। अब उनके जीवन में राजमाता ही उनका एकमात्र सहारा थी। एक दिन राजमाता ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाया, मेरे बच्चे, अब तू धन का यह लोभ त्याग दे और किसी राजकुमारी से विवाह कर ले। तेरी उम्र निकली जा रही है। मनुष्यों की जवानी दिन के उजाले जैसी है। जब तक उजाला है विवाह कर ले, स्त्री का सुख भोग ले, बच्चे पैदा कर ले। सांझ हो जाने पर तू कुछ नहीं कर पाएगा और रात हो जाने पर कोई किसी का सहारा नहीं होता। बुढ़ापा बेटा वह रात के समान है। बुढ़ापे में तेरे अपने बच्चे ही काम आते हैं, सहारा बनते हैं। ये जो तेरे मंत्री हैं, ये जो तेरे सैनिक हैं, इनमें से कोई काम नहीं आएगा। बल्कि हो सकता है कि बुढ़ापे में तेरा ही कोई विश्वसनीय मंत्री या सेनापति तुझे राज सिंहासन से हटाकर गद्दी पर बैठ जाए और वह फिर या तो तुझे देश निकाला दे देगा या सदा के लिए तुझे काल कोठरी में बंद कर देगा या फिर अपनी आंख की किरकिरी निकालने के लिए तुझे फांसी भी चढ़ा देगा। एक अविवाहित और निस्संतान राजा का अंत अक्सर यही होता है। इसलिए तू जल्दी से विवाह कर ले, नहीं तो तुझे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और हाँ, मेरा समय भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मेरे बाद तेरा कोई नहीं बचेगा। राजमाता की बात सुनकर राजा भैरवनाथ चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि सचमुच उनके मंत्री या सेनापति उन्हें राजगद्दी से हटा सकते हैं। अगले ही दिन उन्होंने अपने प्रधान अमात्य मंत्री को राज दरबार में आदेश दिया, हे अमात्य, तुम तुरंत मेरे लिए एक राजकुमारी का प्रबंध करो, मुझे उससे विवाह करना है। प्रधान अमात्य ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आज्ञा महाराज, हम अवश्य कोई उपाय करते हैं। और यह कहकर वह वहां से चला गया। परंतु अमात्य भी नहीं चाहता था कि राजा का विवाह हो। राजा के साथ रहते रहते उसका स्वभाव भी राजा जैसा लोभी हो गया था। प्रधान अमात्य इधर उधर कुछ समय बिताने के बाद राज दरबार में पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी जान ही निकाल ली हो। राजा ने पूछा, अमात्य जी, क्या हुआ? आप किसी राजा से उनकी राजकुमारी से विवाह के लिए बात चलाए और फिर आप इतने उदास क्यों हैं? प्रधान अमात्य ने माथा झुकाकर कहा, महाराज, आपने आसपास के सभी राजाओं को तो परास्त कर दिया है। वे अपनी रानियों और राजकुमारियों के साथ भाग गए हैं और कुछ तो कहीं मरखप गए हैं। जो दूर के राजा है वे आपके नाम से घृणा करने लगे हैं। वे आपसे कहीं ज्यादा चतुर और शक्तिशाली है। उनका अब एक ही मकसद है, चाहे जैसे भी हो, आपकी हत्या करना। वे आपको अपनी राजकुमारी नहीं देने वाले और आप उनसे युद्ध में भी नहीं जीत सकते। बात यह है महाराज कि कुल 16 राजाओं ने आपस में मिलकर एक संगठन संधि बनाया है। अगर कोई राजा उनमें से किसी एक पर आंख दिखाने की भी कोशिश करेगा तो सभी मिलकर उस पर आक्रमण कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में आप तो क्या, दुनिया का कोई राजा उन्हें परास्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस स्थिति में आप अपनी प्रजा में से ही किसी साधारण स्त्री से विवाह कर लीजिए। राजा क्रोधित होकर बोले, अमात्य, तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे, इस राज्य पर हमारा साम्राज्य 12 पीढ़ियों से चला आ रहा है, परंतु हमारे वंश में किसी ने भी किसी साधारण स्त्री से विवाह नहीं किया। राजकुमारियां ही रानी बनती आई है। प्रधान अमात्य ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, राजकुमारियां भी तो स्त्री ही होती है। साधारण स्त्री और एक राजकुमारी में
सिर्फ वस्त्रों और आभूषणों का ही अंतर होता है। अगर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहना दिए जाए तो हर स्त्री राजकुमारी ही है। साधारण स्त्री की कोई पूछ नहीं होती। ये बात सही है, पर अब कोई उपाय भी तो नहीं है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अमात्य, बकवास बंद करो और कहीं से भी किसी राजकुमारी का प्रबंध करो। प्रधान अमात्य समझ गया कि राजा अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाले, तो उसने सोचा कि कुछ दिनों के लिए राजा को आश्वासन दे देना ही ठीक रहेगा। इसके बाद फिर घूम फिर कर आऊंगा और राजा को कोई मनगढ़ंत कहानी सुना दूंगा। इस ससुरे का विवाह जीते जी नहीं होने दूंगा। अमात्य ने कहा, ठीक है महाराज, मैं पुनः प्रयास करता हूं। इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए हमें 6 माह का समय दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाता है, जाओ, मगर इस बार अपना मनहूस चेहरा मत लेकर आना। प्रधान अमात्य वहां से चला गया। उसे गए हुए कई महीने बीत गए। वह आराम से राजकीय खर्च पर भ्रमण कर मौज काट रहा था। इसी बीच एक दिन नगर से कुछ बड़े व्यापारी राज दरबार में आए और राजा से बताया, महाराज, कोई शातिर चोर आए दिन नगर में चोरियां कर रहा है। वह बड़े बड़े व्यापारियों को ही निशाना बना रहा है और नगर की सुरक्षा में लगे सैनिक कुछ नहीं कर पा रहे। हम परेशान होकर आपके पास आए हैं। हम सब व्यापारी हैं, हमें सुरक्षा नहीं मिली तो हम लूट जाएंगे, अतः आप कोई उपाय करें महाराज। राजा ने उन्हें आश्वासन दिया, अवश्य, हम सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करेंगे और उस चोर को भी पकड़ेंगे जिसने सबके घरों में चोरियां की हैं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नगर में हो रही चोरियों को रोके और उस चोर का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करें। राजा ने कहा, सभी को पता है कि हमारे नगर में चोरी करने वाले को फांसी दी जाती है, फिर भी इतना मनबड़ चोर कहां से आ गया जो नित्य चोरी कर रहा है। उसे मौत से भी डर नहीं, उसे हर हाल में कल तक गिरफ्तार करो। सैनिक राजा की आज्ञा पाकर चले गए। सेनापति ने नगर में बहुत कठोर सुरक्षा पहरा लगा दिया। सैनिक रात भर पहरा देते रहे। सुबह में सबने राहत की सांस ली कि चलो आज चोरी नहीं हुई, परंतु तभी एक सेठ विलाप करते हुए राज दरबार में आया और राजा से बताया, महाराज, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, शांत हो जाओ और इत्मीनान से अपनी बात कहो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तब उसने बताया, महाराज, मेरे घर में चोरी नहीं, डकैती हुई है और उसे चोर ने नहीं बल्कि आपके सैनिकों ने किया है। चोर कोई दूसरा नहीं, आपके सैनिक ही हैं। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, मैं इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। रक्षक भक्षक कैसे हो सकते हैं? राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि पता लगाओ कि किस सैनिक की देखरेख इस सेठ के घर के पास लगी थी। उसे गिरफ्तार कर काल कोठरी में डाल दो। सेनापति ने पता लगाकर 2 सैनिकों को गिरफ्तार करा लिया। वे सैनिक सफाई देते रहे कि महाराज, हमने चोरियां नहीं की है, मगर राजा ने उनकी एक न सुनी और उन्हें काल कोठरी में डलवा दिया। फिर दूसरे दिन 2 सेठ रोते हुए राज दरबार आ पहुंचे और राजा से गुहार लगाई, महाराज, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, आप हमें बचा लो। आज तो आपके सेनापति ने ही हमें लूट लिया है। ये सुनकर राजा का माथा ठनक गया। ससुरा, सेनापति ही घर का भेदी है। यह सेनापति ही तो कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा। राजा ने सेनापति को भी गिरफ्तार करा लिया तथा खुद सेना का कमान संभाल लिया। रात में खुद पहरेदारी का निरीक्षण करने और चोर का पता लगाने के लिए निकले। वह रात भर सख्ती से पहरेदारी का निरीक्षण करते रहे। उन्हें सुबह में पूरा विश्वास हो गया कि आज की रात किसी के घर में चोरी नहीं हुई है। मगर जब वह राजमहल आए तो 2 आदमी राजमाता से गुहार लगा रहे थे कि राजमाता, हम आपके नगर से अब जा रहे हैं। हम उस नगर में नहीं रह सकते जहां का राजा स्वयं प्रजा को लूटता हो। आज राजा ने हमारे घरों में चोरियां की है। राजा में धन का लोभ इस कदर बढ़ गया है कि वह अपनी ही प्रजा को लूटने लगा है। राजमाता को भी लगने लगा कि अवश्य ही यह राजा का काम है। सचमुच राजाओं को लूटते लूटते अब प्रजा को ही लूटने लगा है। राजमाता ने व्यापारियों को बताया, सेठों, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का जितना धन लूटा गया है उतना राजकोष से तुम्हें मिल जाएगा। व्यापारी लौट गए तो राजमाता ने राजा को बहुत फटकार लगाई। राजा अपनी दादी से सफाई देता रहा, परंतु राजमाता ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और राजा से बोली, तुम राज सिंहासन पर बैठने के काबिल नहीं हो। तू अगर निर्दोष है
तो पहले तुम्हें मेरे सामने सिद्ध करना होगा कि चोर तुम नहीं हो। तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देती हो। तुम खुद को निर्दोष साबित करो, वरना तुम्हें भी काल कोठरी में बंद कर दूंगी। राजा बहुत मुश्किल में फंस गए। उन्हें अब समझ आ रहा था कि न तो काल कोठरी में बंद सैनिक चोर है, न ही उनका सेनापति, बल्कि चोर कोई दूसरा ही है, और वह बहुत शातिर है। वह बार बार भेष बदलकर चोरी कर रहा है। राजा ने भी रात में अपना भेष बदल लिया और चोर का पता लगाने के लिए नगर से बाहर के रास्ते पर छुप गए। उन्हें शक था कि चोर कोई नगर का आदमी नहीं हो सकता। वह अवश्य ही बाहर से आता है, शायद जंगल से आता है। तो राजा छुप कर बैठा रहा। उसने देखा कि एक नौजवान राजकुमार का रूप धारण कर नगर की तरफ चला आ रहा है। राजा उसके पीछे लग गए। वह छुपते छुपाते आगे बढ़ने लगा। राजा भी उसका पीछा करने लगा, मगर चोर बहुत चतुर था। उसने देख लिया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो वह वहीं ठहर गया और राजा को पास आते ही रौब जमाते हुए बोला, अच्छा, तो तुम ही वह चोर हो जो नगर में चोरियां करते हो? राजा ने तुरंत अपनी चाल बदल दी। उन्होंने कहा, अरे चुप रहो, सैनिक आसपास ही पहरा दे रहे हैं। तुम भी चोर, हम भी चोर, हम चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तब वह राजकुमार बोला, तुम मुझे चोर कैसे कह सकते हो? राजा कोई मूर्ख नहीं था। उन्होंने दूर की फेंकी, बोले, मैं तुम्हें 1 हफ्ते से चोरियां करते और फिर लौटते हुए देखा है। मैं तुम्हारी बहादुरी पर कायल हूं, तो आज सोचा कि तुम्हारे साथ मिलकर चोरी करो। आज तक तो छोटी मोटी चोरी करता रहा, परंतु तुम इजाजत दो तो साथ चलो और मैं भी बड़ी माल पर हाथ साफ करूं। राजकुमार ने सोचा कि जब यह 1 हफ्ते से हमारी हर गतिविधि देख रहा है, तो इससे तो कुछ छुपा नहीं है। अगर इसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया तो यह हमारे लिए ही खतरा हो सकता है। यह मुझे किसी भी वक्त पकड़वा सकता है। तब वह भेष बदले हुए राजा से बोला, भाई, अब तुम सब जान ही गए हो तो ठीक है, मेरे साथ ही चल, परंतु जो मैं कहूंगा वही करना। अलग से कोई चालाकी मत दिखाना, वरना तुम खुद तो फंसोगे ही, मुझे भी मुसीबत में डाल दोगे। दोनों बचते बचाते नगर में प्रवेश कर गए। राजकुमार एक सेठ के घर में पिछले दरवाजे से घुस गया। साथ में राजा भी था। उस राजकुमार ने अपनी तलवार के बल पर पहले सेठ को जगाया। सेठ से ही उसकी तिजोरी खुलवाई, सेठ से ही आभूषण और मोहरें थैला में भरवाया और उसे राजा के सिर पर रख दिया और चलने को कहा। राजा थैला लेकर सेठ के घर से बाहर निकल गए। राजकुमार सेठ को चुपचाप सोने को बोलकर और धमकाकर आया कि सेठ, अगर शोर मचाया तो तेरे आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे, फिर पत्नी मारी जाएगी, उसके बाद तुम मारे जाओगे। सेठ डर के मारे आंख बंद कर सो गया। तब राजकुमार राजा के पीछे पीछे चलने लगा और राजा को तलवार के बल पर अपने साथ ले जाने लगा। राजा ने कहा, देखो, तुम बड़ी मूर्खता कर रहे हो, तलवार को म्यान में रख लो। तुम्हें पता है राजा के सैनिक चप्पे चप्पे पर पहरा दे रहे हैं। किसी की नजर पड़ गई तो मुफ्त में मारे जाओगे और मुझे भी मरवा दोगे। मैं यह जानता कि तुम इतने बड़े मूर्ख हो तो तुम्हारे साथ आता ही नहीं। राजकुमार ने अपनी तलवार तुरंत म्यान में रखी और बोला, अरे, तुम आज से मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारी कुछ सलाह जरूर मानूंगा। राजा को तो बस इसी मौके की तलाश थी। उसने अपनी तलवार निकाल राजकुमार की गर्दन पर रख दी। राजकुमार बोला, यह क्या? यह तो धोखा है। राजा ने मुंह से सीटी बजा दी। उनकी सीटी सुनते ही कई सैनिकों ने राजकुमार को घेर लिया और बंदी बना लिया। तब राजा ने राजकुमार से बताया, मैं इस राज्य का राजा भैरवनाथ हूं। तुम कई महीने से हमारी प्रजा को लूट रहे थे। तुम्हारी वजह से मैं घोर संकट में फंस गया। मेरे हाथ से राजकाज निकलते निकलते बचा है। तुम्हारी वजह से हमारा सेनापति ही काल कोठरी में बंद है, कई सैनिक बंद हैं, परंतु आज तुम्हें फांसी चढ़ाकर सारा लफड़ा ही खत्म कर दूंगा। राजा उस चोर बने राजकुमार को पकड़कर राज दरबार ले गए और राजमाता से बताया, दादी माँ, असली चोर पकड़ लिया गया है, जो अलग अलग भेष बदलकर चोरी करता था। उसे मैंने खुद गिरफ्तार कर लिया है और उसे आज राज दरबार की कार्रवाई शुरू होते ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। प्रजा अब चैन की नींद सो सकेगी। राज दरबार में कार्रवाई शुरू हुई तो राजकुमार बने चोर अपनी सफाई में राजा से कुछ कहना चाह रहा था, परंतु राजा ने उसकी कोई बात सुनने से इनकार कर दिया और जल्लादों से कहा कि इसे तुरंत फांसी चढ़ा दो। तब आखिरी बार चोर ने राजा से कहा कि महाराज,
मरने से पहले हर मुजरिम की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, अतः आप भी मेरी एक इच्छा पूरी कर दें। राजा ने कहा, हाँ, हम यह इच्छा जरूर पूरी कर देंगे, परंतु तुम्हें राज दरबार में ही अपनी इच्छा अनुसार खाने, पहनने या किसी से बात करने की अनुमति होगी। तब चोर बोला, मैं भी बाहर की कोई मांग नहीं कर रहा। मुझे खाने, पीने और पहनने का भी शौक नहीं। मैं सिर्फ 5 मिनट राजमाता से बात करना चाहती हूँ। राजा बोले, चाहती हो? इसका क्या मतलब? तुम स्त्री हो? तब खुद को संभालते हुए चोर बोला, नहीं महाराज, फांसी के डर से जुबान फिसल गई थी। आप मुझे राजमाता से मिलने की अनुमति दें। राजा बोले, हाँ, यह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी, लेकिन तुम सिर्फ 5 मिनट ही बात कर सकोगे। चोर को राजमाता के कक्ष में छोड़ दिया गया तो चोर बोला, माता, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। राजमाता ने उसके हाव भाव और कोमल हाथ देखकर पहचान लिया कि यह एक स्त्री है जो पुरुष का भेष धारण कर ली है। राजमाता ने अपने कक्ष का दरवाजा खुद बंद कर लिया और बोली, तुम अपनी बात कह सकती हो। मैं जानती हो तुम कोई पुरुष नहीं बल्कि एक लड़की हो। बताओ, क्या कहना चाहती हो? तब उस लड़की ने बताया कि माता, जब आप जान गई हैं कि मैं एक स्त्री हूं, तो अब आपसे पर्दा क्या? माता, मैं महाराज लोहा सिंह की पुत्री हूं। राजा भैरवनाथ ने हमारा राज्य हमसे छीन लिया है। हम भागकर जंगल में शरण लिए हुए हैं। मेरे पिता, माता, 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन, हम सब जंगल में घास फूस खाकर पिछले 9 वर्ष से गुजारा कर रहे थे। मगर मैंने ठान लिया कि मुझे अपना राज्य वापस पाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। तो हमने राजा को एक चुनौती के रूप में लिया और चोरी कर उसे हैरान परेशान कर दिया, परंतु मैं अंत में पकड़ी गई। राज्य के नियम के अनुसार मेरी फांसी तो होनी ही है, परंतु मरने से पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे पिता का राज्य लौटा दें। राजमाता बोली, बेटी, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मेरे पास आने के बाद भी तुम्हें फांसी ही होगी? बल्कि अब सजा तो भैरवनाथ को मिलेगी और हम तुम्हारे पिता का राज्य भी वापस करेंगे। तो इससे पहले हम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहेंगे। यदि तुम स्वीकार करो, तब तुम एक राजकुमारी हो और राजकुमारियां ही राज्य की रानियां बनती हैं। हम लोहा सिंह के मन में उठे प्रतिशोध की ज्वाला को राज्य लौटाकर भी कम नहीं कर सकते, बल्कि उनकी ज्वाला तभी शांत हो पाएगी जब तुम मेरी बहू बनना स्वीकार करो। राजकुमारी बोली, माता, यह तो आपकी महानता है जो एक चोरनी को राजरानी बनाने को सोच रही है। उधर राजा ज्यादा विलंब होने पर खुद ही देखने के लिए आया। राजमाता ने राजकुमारी को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर दुल्हन बना दिया था। राजा बोले, माता, जल्दी करो, चोर को बाहर भेजो, उसे फांसी चढ़ने का वक्त निकला जा रहा है। राजमाता बोली, मूर्ख, उसकी फांसी का नहीं, तुम्हारा विवाह का समय निकला जा रहा है। यह कोई चोर नहीं बल्कि राजकुमारी है और इसे हमने अपना बहू मान लिया है। हम तुम्हारा विवाह आज ही इससे कराएंगे और तू आज ही महाराज लोहा सिंह का राज्य वापस कर दे और उन्हें सम्मान के साथ अपने राजमहल में बुला। आखिर कन्यादान तो वही करेंगे। भैरवनाथ सोच रहा था कि अब यह कौन सा नाटक शुरू हो गया। अरे, इस लड़की ने पहले ही मुझे इतना छकाया है कि हाथ से राजपाट निकलते निकलते बचा है, और इससे विवाह कर लिया तो जिंदगी भर छकाया जाएगा। वो राजमाता से बोला, दादी माँ, हमें इस शातिर लड़की से विवाह नहीं करना। राजमाता बोली, अरे, इसे तो मैंने रानी मान लिया है। अब तो सोच ले, राजा बनना है या रानी ही राजकाज चलाएगी। राजा मन महसूस कर बोला, माँ, अब तुम जैसा सोचो, हम तो तुम्हारा फैसला मानते ही आए हैं। अभी बात चल ही रही थी कि प्रधान अमात्य जी आ गए, जो राजा का विवाह के लिए राजकुमारी देखने गए थे। राजा देखते ही बोला, अरे, कहाँ मर गए थे अब तक? कोई प्रबंध किए? प्रधान अमात्य बोला, राजन, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। मुझे पता था रानी माँ हाथी के लिए हाथी वाला ही ढूंढ लेंगी। मंत्री की बात सुन राजा तो मौन था, परंतु राजमाता और राजकुमारी दोनों हंस पड़ी। इस प्रकार राजा भैरवनाथ का विवाह राजकुमारी कुसुमा से हो गया। वह राज्य रानी बनते ही राजा के लिए काफी सौभाग्यशाली साबित हुई। उन्होंने अपनी बुद्धि बल का खूब प्रयोग किया। सभी पराजित राजाओं का राज्य तो लौटा दिया, परंतु सेना का संचालन अपने हाथ में रखा। इस प्रकार राजा राज्य पाकर भी
भैरवनाथ के अधीन थे। इस प्रकार राजा रानी आनंद से रहने लगे और राज्य में धर्म और न्याय का पालन होने लगा। यह कहानी हमें बताती है कि लोभ का परिणाम अंत में कैसा होता है और एक बुद्धिमान स्त्री किसी भी राज्य को संकट से उबार सकती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल KTV स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।